जाया किए हम लोग तुरंत आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आज बेसिकली हम लोग जो सीखने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी चीज़ है। ज़रूरी चीज़ इसलिए क्योंकि आप लोगों का रोल क्या रहने वाला है इनफर्टिलिटी में इन जनरल और आईवीएफ में इन पर्टिकुलर। That is what we are going to discuss today. And why this is important? Because you should know what is your role. और मैं आपको आज एक संदेश देना चाहूँगा। संदेश ये है कि जिम्मेवारी को समझो और अपनी पहचान बनाओ। वक्त आ गया है कि हमारी जिम्मेवारी क्या है, व्हाट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू शुड नो व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू शुड ऑल्सो बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एवरीबडी दैट यू आर डूइंग सच अ गुड वर्क। क्योंकि आफ्टर 45 ईयर्स, जैसे मैंने आपको शुरू में लुई ब्राउन की स्टोरी बताई, तो रॉबर्ट एडवर्ड्स और पैट्रिक स्टेप्टो ने मिलकर लुई ब्राउन का टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा बर्थ किया। और जब ये काम हुआ तो उस काम के लिए रॉबर्ट एडवर्ड्स को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सब जब हुआ उसको आज 45 ईयर्स हो गए हैं। तो 45 ईयर्स के बाद आज हम लोगों को, मैं एक सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं। और हम लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि रिकॉग्निशन या पहचान जो है वो पहचान आज तक नर्सिंग स्टाफ की नहीं हुई है। अब मैं आपको एक सवाल करने जा रहा हूँ। सबको एडवर्ड की स्टोरी लास्ट टाइम मैंने बताई थी। आपको याद है एडवर्ड की स्टोरी? मैंने बताई थी, याद है आपको? तो एडवर्ड जो थे उन्होंने ये लुई ब्राउन का टेस्ट ट्यूब बेबी से आईवीएफ किया और उसके कारण लुई ब्राउन का जन्म हुआ। अब मुझे बताइए कि उस वक्त जो नर्स उनके साथ थी उसका नाम किसी को मालूम है क्या? यदि किसी को मालूम होगा तो हाथ ऊपर कीजिए। कोई है? 250 लोग ज्वाइन हुए हैं। 250 लोगों में से कौन है जिसको वहां पे जो नर्स थी उसका नाम मालूम है? यदि मालूम होगा तो आपको अनम्यूट कीजिए खुद को और मुझे नाम बताइए। मेरे तरफ से एक ट्रॉफी मैं दूंगा जो मेरे को नाम बताएगा कि कौन नर्स थी जो साथ में थी एडवर्ड के और स्टेप्टो के। 250 लोगों में से किसी को मालूम है? मैरी शेलार। मैरी शेलार। अस्मी देख ले किसने बताया। सब मीना अंकुर। ओके, उनका नाम नोट करो, ठीक है। तो अभी एक जनों ने बताया कि मैरी शेलार्ड करके एक नर्स थी। अब यदि आप इसके और डिटेल्स में जाओ तो आपको पता चलेगा कि जीन पुरडी नाम की एक नर्स थी जो रजिस्टर्ड नर्स थी, जो एक्चुअली आईवीएफ करते वक्त पैट्रिक और स्टेप्टो के और रॉबर्ट एडवर्ड के साथ में थी। और उसने लुई ब्राउन का जो सेल्स थे, एम्ब्रियो थे, उसको डिवाइड होते हुए देखा है। उसमें ट्रेजेडी ये हुई कि ये जीन पुरडी जो थी उसका एट द एज ऑफ 39 उसका देहांत हो गया। और वो 1985 में उनका देहांत हुआ। ये बहुत ट्रेजेडी हुई क्योंकि जल्दी देहांत हो गया उनका। लेकिन ये जो नर्स थी उन उन्होंने इस छोटे से उनके जीवन में काफी सारा अच्छा काम भी किया। उन्होंने 2 किताबें भी लिखी और उनका काफी इसमें स्टडी भी था, मतलब आईवीएफ में उनका बहुत स्टडी था। अब हुआ क्या कि एडवर्ड डॉक्टर ने एक खत लिखा था और उस खत में उन्होंने लिखा था कि हमारा सबका नाम हुआ है, लेकिन मेरे साथ जो नर्स थी जिसने मेरे साथ काम किया उसका नाम किसी को पता नहीं है, तो उसको भी रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। ये खत कहीं तो भी गुम गया, कहीं गुम हो गया और ये किसी के ध्यान में नहीं आया। लेकिन बहुत सालों के बाद, कुछ 3-4 साल बरस पहले जब कोरोना का काल चल रहा था, तब ये जो ओल्डहम नाम की जगह है जहां पे पहला टेस्ट बेबी हुआ, वहां के मेयर थे, उनको ये खत मिला। और जब उनको खत मिला तो उनको पता चला कि अरे एक जीन पुरडी नाम की नर्स थी जिसने आईवीएफ में एडवर्ड को
असिस्ट किया था। जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने डिसाइड किया कि अभी उनके पश्चात क्यों न हो, लेकिन उनको सम्मान दिया जाना चाहिए। और इस विचार से उन्होंने, देखिए ये फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, डॉक्टर जहीर चौहान उन मेयर का नाम है जिस मेयर ने यह सम्मान उनको दिया। तो ओल्डहम हॉस्पिटल में उन्होंने उनके नाम से एक प्लाक बनाया है, और इस प्लाक में उन्होंने जीन पुरुडी का जिक्र किया है, और उन्होंने बोला है कि ये नर्स एम्ब्रोलिस थी और उनके साथ सिस्टर हैरिस थी, और इन दोनों सिस्टर्स ने मिलके उनको असिस्ट किया था। अब एक्चुअली जहीर चौहान को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये सब चीजें ध्यान में रख के, नर्स का नाम ध्यान में रख के उनके नाम का प्लाक वहां पे हॉस्पिटल में बनाया। और ये जो जहीर चौहान है, जो मेयर है उस जगह के, वो खुद भी एमबीबीएस डॉक्टर है, और वो डॉक्टर होने की वजह से उनको मालूम था कि नर्स की कितनी अहम भूमिका रहती है किसी भी ऑपरेशन में, किसी भी प्रोसीजर में, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ऑपरेशन हो, या चाहे वो आईवीएफ हो। इसलिए उन्होंने उनको सम्मानित किया। तो इसके लिए तालियां बजनी चाहिए, सबने तालियां बजानी चाहिए जिन पुरुडी के लिए, जिन्होंने आईवीएफ के शुरू में डॉक्टर एडवर्ड्स को असिस्ट किया था, और उनके कारण आज हमको ये लुई ब्राउन नाम की बेबी जो है वो दिख मिल सबको सबको पता है, और उसकी एज अभी आज 45 ईयर्स हो गई है। तो देखिए कितनी ये सब हिस्ट्री है, लेकिन ये हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी एक कुछ स्टडीज भी हुई है, जो स्टडीज में लोगों ने जानने की कोशिश की कि जो आईवीएफ में नर्सेस काम करते हैं वो लोग कैसा काम कर रहे हैं। अब ये इंटरेस्टिंग है, और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आप लोगों को भी ये मालूम रहना चाहिए। ये जो स्टडी है, ये जर्नल ऑफ ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी में आई थी, और ये स्टडी में उन्होंने बोला कि सिस्टर लोगों को काफी कुछ जानकारी तो है, लेकिन उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, अभी भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो उन्होंने क्या किया, इस स्टडी में उन्होंने हर प्रकार के नर्सेस की स्टडी की। तो उनको ऐसा पता चला कि एएनएम से लेकर के बीएससी नर्सिंग से लेकर के एमएससी नर्सिंग से लेकर के पीएचडी नर्सिंग तक सब नर्सेस आईवीएफ में काम कर रही थी। फिर उन्होंने उनका बैकग्राउंड जानने की कोशिश की, तो उनको पता चला कि कुछ नर्सेस गायनिक में से आई है, कुछ नर्सेस डिलीवरी के वार्ड से आई है, कुछ नर्सेस पीडियाट्रिक से आई है, कुछ नर्सेस साइकेट्री से आई है। तो हर फील्ड की नर्सेस ने आईवीएफ में काम करना शुरू किया है। फिर उन्होंने देखा कि कितने लोगों को नॉलेज है। तो उनको ऐसा पता चला कि काफी सारे नर्सेस है जिनको अच्छा ज्ञान और अच्छा कौशल्य भी है, जिनको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में मालूम है, जैसा हमने लास्ट टाइम देखा कि कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, सब कुछ नॉलेज है। और फिर उन्होंने ये भी जानने की कोशिश की कि नर्सेस क्या कर सकते हैं। तो उनको पता चला कि नर्सेस आईयूआई में भी असिस्ट कर सकते हैं। नर्सेस ओवम पिकअप, आपने आपको मालूम है ओवम पिकअप कैसे होता है, ओवम पिकअप में भी असिस्ट कर सकते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर में भी नर्सेस काम कर सकते हैं। नर्सेस कुछ टेस्टिंग भी कर सकते हैं, और स्पर्म प्रिपरेशन टेक्निक में भी नर्सेस काम कर सकती है। मतलब ये जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र उन्होंने जानने की कोशिश की किस क्षेत्र में नर्सेस काम कर सकती है। और इसमें उन्होंने ये भी पाया कि वो हिस्ट्री टेकिंग भी ले सकती है, क्योंकि हिस्ट्री टेकिंग ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और उन्होंने ये भी देखा कि काउंसलिंग में भी नर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब हिस्ट्री टेकिंग से लेकर के काउंसलिंग तक, सर्जिकल प्रोसेस से लेकर के ओवम पिकअप से लेकर के एम्ब्रियो ट्रांसफर तक, छोटी आईयूआई के प्रोसेस से लेकर के स्पर्म प्रिपरेशन तक, सब कोई क्षेत्र में नर्सेस काम कर सकती है। और उस स्टडी का कंक्लूजन क्या था पता है, उन्होंने बोला थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। मतलब कुछ है, लेकिन और कुछ हमें सीखना भी है। उन्होंने ये भी बोला कि सीनियर्स लोग जो है, सीनियर नर्सेस जो है, उनका नॉलेज बहुत अच्छा रहता है। तो सीनियर नर्सेस का काम है कि उन्होंने जूनियर नर्सेस को अच्छे से सिखाना चाहिए। और उन्होंने ये भी बोला कि और ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए, ताकि नर्सेस आईवीएफ के क्षेत्र में एकदम अपना नाम ऊंचा करे, अपना नाम रोशन करे, ताकि लोग बोले कि नर्सेस का काम बहुत अच्छा चल रहा है, और उसके कारण आईवीएफ का रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। और इसीलिए आज हम सब लोग यहाँ जमा हैं कि हम लोग सब मिलके आपका जो ट्रेनिंग है वो करने जा रहे हैं, जिससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, और जो आपको ऑलरेडी मालूम है वो आपको और अच्छी तरह से उसका ज्ञान होगा, ताकि आप आगे का काम अच्छे से कर सको। अभी देखो, एक और स्टडी है। वो स्टडी उन्होंने ऐसे की कि कोई जो नर्सेस है जो आईवीएफ में काम नहीं करते, समझ लो एक कोई नर्स है जो
डिलीवरी का काम करती है। अब उसको कुछ मालूम ही नहीं कि आईवीएफ क्या है। कोई है वो सर्जरी के वार्ड में है, उसको क्या मालूम है आईवीएफ क्या है, उसको कुछ मालूम नहीं। अब उनको आईवीएफ के बारे में क्या जानकारी है। अभी इन लोगों को जब पूछा कि आईवीएफ के बारे में क्या जानकारी है, तो काफी लोग तो ऐसे थे कि जो बोले कि हमको तो आईवीएफ पता ही नहीं है क्या है। और ऐसे भी नर्सेस थे जो बोले कि जिनको लगा कि आईवीएफ यानी कुछ गड़बड़ वाला काम है। कोई बोला कि आईवीएफ में कोई अच्छी टेक्निक नहीं है, कोई बोलता था कि इससे जो बच्चा होता है वो अच्छा नहीं रहता, उसमें डिफेक्ट रहता है, कोई बोलता वो मेंटली रिटार्डेड रहता है। किसी ने बोला कि आईवीएफ तो इंडिया के लिए जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंडिया तो पुअर कंट्री है, वहां पे तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, उसमें आईवीएफ की क्या जरूरत है। किसी ने बोला कि ये बहुत महंगी प्रोसीजर है। अभी ये सब चीजें जो है इसको हम लोग बोलते हैं मिथ्स। मिथ्स मतलब मिसकंसेप्ट, जो गलत धारणा लोगों के बीच में है। और एक बहुत बड़ी गलत धारणा है जो मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेस करके बताना चाहता हूँ। और वो है, कुछ नर्सेस ने किसी ने बोला कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी तो बच्चा लड़का होने के लिए करते हैं या लड़का लड़की देखने के लिए करते हैं। अब ऐसा कोई यदि आपको पेशेंट मिला जिसने बोला कि मुझे लड़का चाहिए इसलिए मैं आईवीएफ कर रहा हूँ, तो उसको डायरेक्ट बाहर का रास्ता दिखाना है। डॉक्टर के पास में जाने ही नहीं देना, उसको बोलना ये काम हम लोग नहीं करते, हम नहीं करेंगे। आप सब लोग, आप में से 90% लड़कियां हो, आप सब लड़कियां, आपने ये ठान लेना है कि लड़कियों की जो डिग्निटी है, लड़कियों की डिग्निटी मेंटेन करने का काम आप ही को करना है। तो किसी ने बोला कि आईवीएफ में से लड़का होता है, तो उनको बाहर का रास्ता दिखाओ। उनको बोलना ये गलत का बात है। आईवीएफ लड़का लड़की देखने के लिए नहीं होता, आईवीएफ अच्छे से होता है। आईवीएफ से बच्चे में कोई मति मंदता नहीं होती, आईवीएफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आता, और आजकल आईवीएफ कम पैसे में भी होने लगा है। और ये सब चीजें आपका काम है एज अ आईवीएफ नर्स, समाज में ये जो मिथ्स है, जो गलत धारणा है आईवीएफ के बारे में, ये गलत धारणा को आपको दूर करना है। और ये काम सबसे अच्छा आप ही कर सकते हो, क्योंकि आप सब लोग समाज में लोगों के कांटेक्ट में आते हो। और नर्स करके आपको एक अलग रिस्पेक्ट मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता। जैसे आप कहीं जाते हो तो आपको इंजेक्शन लगाना आता है, आपको ट्रीटमेंट के बारे में बता देता है, तो लोग पूछते हैं ना आपको कि अरे ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, कौन से डॉक्टर अच्छे हैं, ऐसा प्रॉब्लम है किसके यहाँ जाना चाहिए, तुमको क्या लगता है। पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। पूछते हैं ना। तो ये क्यों पूछते हैं, क्योंकि आपका इस क्षेत्र में काम है। तो जब काम आप कर रहे हो तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलता है। इसलिए आपको ये गलत धारणा लोगों से दूर करनी है। अभी मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। इसलिए मैं आपको ये बात पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी से आपको आपका टॉपिक डिसाइड करना है, सब्जेक्ट डिसाइड करना है, ब्रांच डिसाइड करनी है। जैसे आपको यदि ऐसा लग रहा है कि हमने आईवीएफ में अपना करियर बनाना है, तो आईवीएफ में करियर बनाने के लिए आपको किस प्रकार की पर्सनैलिटी की आवश्यकता है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात जो मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, एम्पति की, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आपको अच्छा से यू यू हैव टू बी गुड लिसनर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड लिसनर। कोई इंसान रहता है वो लोगों की सुनता ही नहीं है, रहते हैं ना लोग सुनते ही नहीं, अपनी बक 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 करते रहते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। जो अगला इंसान तुम्हारे सामने जो बैठा है उसकी बातें आपको ध्यान से सुननी है, ताकि उसको क्या कहना है, उसके मन में क्या प्रॉब्लम विचार चल रहे हैं, उसको क्या प्रॉब्लम है, वो अच्छे से सुनना भी जरूरी है। क्योंकि आप अच्छे से सुनोगे नहीं तो आप उसको अच्छे से गाइड भी नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद जरूरी है आपको अच्छे से बात करते आना चाहिए, मतलब यू शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर। इट्स ए स्किल, कम्युनिकेशन इज ए स्किल। सब लोग अच्छे से बात नहीं कर सकते, तो आपको ये स्किल डेवलप करनी है। कैसे अच्छे से बात करेंगे लोगों से, ये आपको सीखना है। यू शुड ऑलवेज हैव स्माइल ऑन योर फेस। सो यू शुड वेयर स्माइल। स्माइल ये एक ऐसा गहना है जो सबसे ज्यादा कीमती है। और ये गहना आपको हमेशा पहन के रहना है, चेहरे पे स्माइल चाहिए। अभी भी आप सुन रहे हो मेरी बात, तो मुझे आपके सबके चेहरे पे स्माइल दिखना चाहिए। क्योंकि ये स्माइल जो है ये ऐसा गहना है जिसकी कीमत अनमोल है ना, अनमोल। और इस स्माइल से आप यदि काम करोगे तो लोगों को भी अच्छा लगेगा। और आपको हमेशा जेंटल रहना है, लोगों के साथ बहुत अच्छे से प्यार से पेश आना है, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी टेंशन में रहते हैं। किसी की शादी को 20 साल हो गए, किसी की शादी को 15 साल हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे, घर में लोग ताने मार रहे हैं, सोसाइटी में जाओ तो लोग कुछ, तो वो बेचारे डिप्रेस रहते हैं। उनका अपना काम है उनको जेंटल अप्रोच से उनका उनका अच्छा केयर लेना। अभी अब मैं जैसे जो बता रहा हूँ उसका मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि कैसे करना है। एक इम्पोर्टेंट जब बात जो मैंने बताई कि आपको अच्छे से कम्युनिकेशन करना है, तो आपका रैपो अच्छा रहना चाहिए। अभी कोई पेशेंट है,
यदि उसको ए बाई इकडे ये, ए मुली इकडे ये, ऐसा बोला, या किसी को बोला ए विजया तू इथे येतेस का, माधुरी तू इकडे येतेस का, कितना फर्क पड़ता है यदि वो पेशेंट को पता चले कि आपको उसका नाम मालूम है। सो इफ यू नो हर नेम एंड इफ यू कॉल हर बाय हर नेम, तो कितना फर्क पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। लेकिन ये नाम कब पता चलेगा, जब तुम आप इन्वॉल्व होते हो काम में, जब इन्वॉल्व होगे तो आपको लोगों के नाम भी याद रहेंगे, तो आप नाम से बुलाओ। फिर आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है जो आपको सीखनी है, वो इंजेक्शन अच्छे से लगाना। क्योंकि यदि आप इंजेक्शन अच्छे से लगाना सीखते हो तो आपका अलग ही नाम होगा। असं म्हणतात ना, हिचा हात खूप हलका आहे, म्हणतात ना, माहिती आहे ना तुम्हाला, हिचा हाथ खूप चांगला है, हिचा हाथ जड़ है, या सिस्टर का हाथ चांगला है। तो आप यदि अच्छे से इंजेक्शन लगाना सीखो तो आपका नाम बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इस आईवीएफ में इंजेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी आईवीएफ में आपको जब पहले मिलता है ना, तो वो क्या पूछता है, मैंने सुना है बहुत इंजेक्शन लगते हैं, मुझे बहुत डर लगता है इंजेक्शन से। किसको इंजेक्शन से डर नहीं लगता, आपको भी इंजेक्शन से डर लगता है, मेरे को भी लगता है, सबको लगता है। तो ये इंजेक्शन लगाना बहुत अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है। और इस इंजेक्शन को कैसे लगाना ये आपको अगले टॉपिक में बताएंगे, लेकिन आज ये जानना जरूरी है कि इंजेक्शन अच्छे से लगाना आपको सीखना है। फिर उसके बाद आपको ना पेशेंस चाहिए, लोगों से बात करने के लिए अच्छे से बात करना है। क्योंकि कैसा है कि वही वही पेशेंट रोज आते, रोज इंजेक्शन लगाने आते हैं, रोज मिलते हैं, फिर कुछ दिनों बाद ऐसा लगता है ये आ गई फिर से। ऐसा यदि तुम करोगे तो फिर वो अच्छा नहीं होगा। उनको अच्छे से उतना ही प्यार से उनको हमेशा बात करना है। फिर उसके बाद आपको बहुत केयरफुल रहना है। जैसे किसी किसी को आदत रहती, वो पूरा काम बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे कोई फाइल है तो उसको फाइल को अच्छे से पंचिंग करेंगे, अच्छे से उसको लगाएंगे। कोई पेपर है उसको अच्छे से लगाएंगे। कोई रहता वो एकदम केयरलेस रहता, इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया, कहाँ याद नहीं आ रहा, कहाँ फाइल रखी याद नहीं आ रहा, कहाँ पेपर रखे याद नहीं आ रहा। रिकॉर्ड कीपिंग, तुम्हारा रिकॉर्ड कीपिंग, डॉक्यूमेंटेशन, फाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आईवीएफ में। और यदि आप उसको घुमा दो, कोई एक फाइल घुमा दी, तो तुम्हारे मैडम तुमको डांटेगी, अरे ये फाइल कहाँ गई, ये इतनी इंपॉर्टेंट फाइल थी, अरे वो रजिस्टर कहाँ गया, वो रजिस्टर में मैंने पूरे पेशेंट के नाम लिखे थे। तो ये सब आपको मेटिकुलसली काम करना है। तो आपको ये भी एक आपके इसमें एक क्वालिटी चाहिए कि आपको, और ये चीजें आप घर में करना शुरू करो, तो आप यहाँ पे भी बराबर करोगे। घर में भी तुम अच्छे से सब रखो, सब सामान जगह पे रखो, तो तुम्हारे को वो आदत लग जाएगी। फिर देखो क्या होता है कि जब पेशेंट पॉजिटिव आते हैं तो तुम्हारे पैर पड़ते हैं, पड़ते कि नहीं पड़ते, बोलते अरे आप तो भगवान हो, पॉजिटिव आ गया कितना अच्छा हो गया। लेकिन जब निगेटिव आता है तो वही पेशेंट तुमको गालियां भी मारते हैं, वो आपके ऊपर चिढ़ भी जाते हैं। और उनका चिढ़ना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि उनको क्या लगता, मैंने इतने पैसे खर्चा किए, मैंने इतना मेहनत किया, लेकिन निगेटिव आ गया, डॉक्टर ने अच्छे से नहीं किया होगा, सिस्टर ने इंजेक्शन बराबर नहीं लगाए होंगे। तो आपको ये दोनों चीजों को हैंडल करना है। मतलब कोई आपके पैर पड़ता है तो आपको एकदम हवा में नहीं जाना है, और आप लोग किसी ने डांटा या कुछ बोल दिया तो आपको बहुत डिप्रेस भी नहीं होना है। आपको समझना है उनकी जगह पे जाके कि बेचारी बराबर है, वो बेचारी चिढ़ गई है क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो रहा है कि उसका निगेटिव आ गया है। तो इस तरह से ये आप यदि काम करोगे तो आपका नाम अच्छा होगा। और एक चीज है ब्रेकिंग द बैड न्यूज। मतलब कोई पेशेंट बेचारा इतनी मेहनत करके, इतने इंजेक्शंस लगा के, आस लगा के बैठता है, और जब रिपोर्ट निगेटिव आते हैं तो क्या होता है, रिपोर्ट निगेटिव आने से वो एकदम डिप्रेस हो जाता है। और उसको बताना कि तेरा तेरा रिपोर्ट निगेटिव है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए बहुत ज्यादा आपको अच्छे से पेश आना पड़ता है, उसको उनके सिंपथी रखनी पड़ती है, उनको एम्पथी रखनी पड़ती है, उनके कंधे के ऊपर हाथ रखना है, वो रो रहे हैं तो उनको खंदा देना है, उनसे अच्छे से बात करना है। यदि आप ऐसा करोगे तो उनको अच्छा लगेगा। तो ब्रेकिंग द बैड न्यूज ये भी आपको सीखना है। ये सब आप यदि करते हो तो आप अच्छे नर्स बनोगे, और आपका नाम होगा पूरे हॉस्पिटल में, पूरे एरिया में आपका नाम होगा। कौन से इसमें आप काम कर सकते हो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आईवीएफ क्लिनिक रहता है, आईवीएफ सरोगेसी बैंक रहती है, आईवीएफ बैंक रहती है, सब में आप काम कर सकते हो। अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, और वो है हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग में अब सबसे पहली पॉइंट है कि हिस्ट्री टेकिंग आपको जरूरत है कि नहीं। तो हमने इसके ऊपर थोड़ा विचार भी किया, और हमको एक बात समझ में आई कि यदि आपका अच्छा एजुकेशन है, यदि आपको इंग्लिश का बेसिक नॉलेज है, और यदि आपको कंप्यूटर चलाना आता है, इंग्लिश का बहुत हाई फाई नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक इंग्लिश का नॉलेज रहना चाहिए, आपको कंप्यूटर करना चाहिए और सॉफ्टवेयर चलाते आना चाहिए।
और आज के तारीख में ये सबको आता ही है, क्योंकि इसके सिवा आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। यदि आप सब इतना जानते हो तो आप एक्चुअली हिस्ट्री ले सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हिस्ट्री लेना ये एक ऐसी चीज है जो आपको सीखना चाहिए, क्योंकि यदि आप हिस्ट्री लेना शुरू करो तो आपके डॉक्टर का बहुत बड़ा काम आसान हो जाएगा, और आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। क्योंकि पहले पहले जब पेशेंट आता है ना, फर्स्ट विजिट में, तो फर्स्ट विजिट में जब पेशेंट आता है तब यदि आप उसकी हिस्ट्री लो तो आपको वो पेशेंट की पूरी जानकारी आपके पास आ जाती है, और आपका रैपो पेशेंट के साथ बहुत अच्छा बनता है। फिर आपको मालूम रहता है, अरे ये पेशेंट, इसको तो मैंने हिस्ट्री लिया था। अरे हाँ मुझे याद है, उसको 10 साल हो गए शादी को। हाँ मुझे याद है, उसके 2 एक्टोपिक हुए थे। हाँ मुझे याद है, उसके 4 अबॉर्शन हुए थे। उसका वहां पे बेचारी का आईवीएफ फेल हुआ था। ये सब चीजें आपको हिस्ट्री से पता चलती है, तो पेशेंट से आपका रैपो बहुत अच्छे से होता है। लेकिन उसके लिए आपको इंग्लिश का नॉलेज जरूरी है, सॉफ्टवेयर का नॉलेज जरूरी है। और यदि आपको सॉफ्टवेयर नहीं आता होगा तो आप धीरे धीरे, आपके हॉस्पिटल में सॉफ्टवेयर रहता ही होगा, धीरे धीरे सॉफ्टवेयर देखना और जानना शुरू करो, क्योंकि अभी भी वक्त गया नहीं है। आप कभी भी सीख सकते हो। उसके बाद आपको अप्रोच कैसा रहना चाहिए। तो एक तो आपको चेंबर में बैठ के हिस्ट्री लेनी पड़ती है, तो वहां पे प्राइवेसी चाहिए। 10 लोग आज आ रहे जा रहे ये बराबर नहीं, प्राइवेसी चाहिए। वो रूम जहां तक हो सके साउंड प्रूफ चाहिए, ताकि उसका आवाज बाहर नहीं जाना चाहिए। कंप्यूटर आपके पास चाहिए, और आपको दोनों हस्बैंड वाइफ को साथ में बिठाना है, क्योंकि यूजुअली हिस्ट्री जो रहती है वो दोनों को साथ में लेके करते हैं। फिर उनको बताना है कि आप आराम से बैठो, मैं आपकी हिस्ट्री लेने वाली हूँ। और आप उनको पानी का ग्लास दो उनके सामने, उनसे अच्छे से बात करो, आराम से उनको कंफर्टेबल करो, उसके बाद हिस्ट्री लेना चालू करो। जब हिस्ट्री लेना चालू करते हैं तो जैसे मैंने बताया, स्टेप वाइज जाना है, और आपको बहुत पेशेंस लगेगा। धीरे धीरे आपको उनकी पूरी जानकारी लेनी है, और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू विल बी टेकिंग द हिस्ट्री, एंड यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू मीट एंड ग्रीट योर पेशेंट। So if they have a very good impression about you, that impression will be long lasting impression. So first impression is the last impression. सो सी टू इट दैट यूर पेशेंट्स आर हैप्पी विथ यू, और उनको उन आपसे बहुत अच्छा लगाव होना चाहिए। इस तरीके से आपको काम करना है। जब सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे टेबल पे आप बैठते हैं, यूजुअली आपको हाथ वॉश करने, हैंड वॉश करना है, हैंड वॉश करके काम शुरू करना है। तो उससे क्या होता है, हाइजीन के बारे में लोगों को लगता है कि चलो ये नर्स जो हमारी है वो अच्छे से हैंड वॉश करके, या फिर आपका स्टरीलियम से वॉश करके फिर आपको बैठना है। फिर आपको इंट्रोड्यूस करना है कि मेरा नाम ऐसा ऐसा है, और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। और फिर आपको दोनों को उसके आंसर करने हैं। और फिर बोलना है इज इट ओके, चलेगा, अपन चालू करते हैं। अब जब हम शुरू करते हैं तो यूजुअली क्या होता है कि एकदम मैकेनिकली काम नहीं करना है। मतलब कैसा, देखो अपने लिए सब चीजें रोज की रहती है। अभी रोज आईवीएफ के पेशेंट आते हैं, तो आप बोलोगे अरे मेरे को तो क्या, ये तो रोज का काम है, क्या फर्क पड़ता, मैं क्या ध्यान दूं, मेरे को क्या करना है, एक के पीछे एक पेशेंट आ रहे, एक के पीछे एक पेशेंट आ रहे। लेकिन जो पेशेंट आता है उसके लिए वो पहला टाइम रहता है कि नहीं रहता, पहला टाइम रहता है। फिर जब उसका पहला टाइम रहता है तो वो डरा हुआ रहता है, पेशेंट बहुत एंग्शियस रहते हैं, तो उनको कंफर्टेबल करना आपका काम है। तो फिर आप कैसे कंफर्टेबल करोगे, उनको बोलेंगे हम, मेरा नाम ये है, मैं हिस्ट्री लेने वाली हूँ। फिर धीरे धीरे उनका नाम पूछना, वो कहाँ से आए पूछना, और फिर एक बार आप काम शुरू करो तो उनको कंफर्टेबल करना। आप कंफर्टेबल कैसे करोगे, तो आप पूछना की अरे कुठे कसे आहात, कुठून आलात, कुठल्या गावाहून आला, ट्रेनने आले की बसने आले, किती वाजता निघाले, सकाळी लवकर निघावं लागलं का, मग बस उशिरा आली का। सी आज पाऊस आहे, गरमी आहे, थंडी वाजते, टॉक अबाउट वेदर, टॉक अबाउट जनरल थिंग्स। तो त्याच्यामुळे काय होतं, पेशंट कम्फर्टेबल होते। आता मी एक तुम्हाला ट्रिक ट्रिप ट्रिक सांगतो की कसं पेशंटला कम्फर्टेबल करायचं। मी काय करतो, मी युजली पेशंट आली की तिला म्हणतो, अगं तुझं माहेर कुठलं आहे. आता तुमच्यापैकी किती मुलींचं लग्न झालेलं आहे, आणि तुमचं लग्न झाल्यानंतर तुम्हाला पाक सगळ्या मुलींना हसू आलं, माहेरचं नाव घेतलं की किती चांगलं वाटतं की नाही, वाटतं ना चांगलं. तर पेशंटला जर विचारलं की तुझं माहेर कुठलं आहे ग, तर तिला एकदम खूप छान वाटतं, तिला वाटतं अरे वा, हे तर आपल्या जवळचे आहेत, आपल्या माहेरची चौकशी करून राहिले, तू कुठल्या गावची आहेस, तुझं माहेर कुठलं आहे. तर त्यांच्या चेहऱ्यावर स्माइल येईल. सो यू शुड लर्न दिस. तुम्हाला हे शिकायचं की त्यांना कसं कम्फर्टेबल करायचं. मग आपण त्यांना प्रश्न विचारायला सुरुवात करतो. आता प्रश्न दोन प्रकारचे असतात. काही प्रश्न डायरेक्ट असतात, जसं ओपन क्वेश्चन आणि क्लोज क्वेश्चन. ओपन क्वेश्चन म्हणजे कसं,
की एक क्वेश्चन आपण विचारतो पण तो जनरल क्वेश्चन असतो. जसं जेव्हा सुरुवात करतो तर आपण ओपन क्वेश्चन विचारतो. ओपन क्वेश्चन म्हणजे तुमच्या लग्नाला किती वर्ष झाले? अच्छा. आणि मग तुम्ही कधीपासून ट्राय करता आहात? ठीक आहे. ओके. म्हणजे 4 वर्ष झाले लग्नाला, पण 1 वर्षापासून ट्राय करताय आणि प्रेग्नन्सी राहत नाहीये. हा झाला ओपन क्वेश्चन. समजलं तुम्हाला मी काय म्हणतोय ते? येस किंवा नाही. तुमच्या चेहऱ्यावर मला काहीतरी दिसलं पाहिजे. हो, नाही. तुम्ही जर नुसतेच माझ्याकडे पाहत राहिले ब्लँक चेहरे करून, तर मला काय समजणार नाही तुम्हाला समजतंय की नाही समजत आहे. तर ओपन क्वेश्चन म्हणजे कसं, की अच्छा किती वर्ष झाले लग्नाला? ओके. आणि क्लोज क्वेश्चन. क्लोज क्वेश्चन म्हणजे कसं? क्लोज क्वेश्चन म्हणजे असं डायरेक्ट क्वेश्चन. जसं समजा आता तुम्ही त्यांना विचारलं, अच्छा ठीक आहे. लग्नाला 4 वर्ष झाले, पण 1 वर्षात त्यांनी म्हटलं की नाही आम्ही तर अ, 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 काळजी घेत होतो. आता काळजी घेत होतो म्हणजे काय? हा झाला क्लोज क्वेश्चन. क्लोज क्वेश्चन म्हणजे तुम्ही त्यांना विचारू शकता, की तू गोळ्या खात होती का? की तुझे मिस्टर कंडोम वापरत होते? काय करत होते? काळजी घेत होते म्हणजे काय करत होते? हा झाला डायरेक्ट क्वेश्चन. याला म्हणतात क्लोज क्वेश्चन. तर तुम्हाला कधी-कधी लीडिंग क्वेश्चन विचारावे लागतात. डायरेक्ट क्वेश्चन विचारावे लागतात. कारण डायरेक्ट क्वेश्चन विचारल्याने तुम्हाला जास्त चांगलं समजतं. स्पेशली जेव्हा सेक्शुअल हिस्ट्री घेतात, तेव्हा तुम्हाला कधी-कधी डायरेक्ट क्वेश्चन विचारावे लागतात. कारण पेशंटला पुष्कळदा लाज वाटते. पुष्कळदा पेशंटला सांगायची इच्छा नसते. मग तुम्हाला जर डायरेक्ट प्रश्न विचारला, तर त्यांना जास्त चांगलं समजतं आणि मग ते चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला सांगतात. आता आणखीन एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो. हिस्ट्री घेताना काय करायचं, थोडा वेळ झाला की सांगायचं की अच्छा आपण आता याच्याबद्दल बोललो, इतकं इतकं बोललो, आता आपण पुढे जाणार आहे. म्हणजे कसं त्याला म्हणतात साइन पोस्ट. साइन पोस्ट म्हणजे काय? समरी अँड साइन पोस्ट. म्हणजे थांबायचं, थोडा वेळ बोलायचं की आपण आता हिस्ट्री घेतली, तुमचं लग्नाला इतके वर्ष आले, आता आपण प्रयत्न करतोय, तसं झालं. आता मी तुम्हाला हा प्रश्न विचारणार आहे. म्हणजे 2 मिनिटं थांबायचं आणि पुढचा प्रश्न काय विचारणार ते सांगायचं. त्याला म्हणतात साइन पोस्ट. नंतर त्यांना विचारायचं, की "अरे, आता मी तुम्हाला तुमच्या प्रेग्नन्सीबद्दल विचारणार आहे. तर चालेल का तुम्हाला प्रेग्नन्सीबद्दल विचारलेलं? विचारू का?" मग त्यांना विचारायचं, "किती वर्ष झाली तुमच्या लग्नाला? मग तुला अबॉर्शन झाले का? मग अबॉर्शन झाले तर किती अबॉर्शन झाले? मग तुला समजा एक्टोपिक झालं असेल तर एक्टोपिक कसं काय झालं? मग तू काय सीरियस झाली होती का?" मग हे प्रश्न तुम्ही त्यांना विचारायला सुरुवात करायची. सो दॅट इज हाऊ यू हॅव टू आस्क द क्वेशन्स. आता पहिला प्रश्न असतो प्रेग्नन्सी बद्दलचा, ज्याला म्हणतात ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री. ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री म्हणजे काय मी तुम्हाला सांगतो. हा खूप सेन्सिटिव्ह इश्यू आहे. का लग्नाला किती वर्ष झाले? मग लग्नाला किती वर्ष झाल्यानंतर मग आपल्याकडे जे पेशंट येतात तुम्हाला माहिती आहे सगळ्यांना, तुम्ही आयव्हीएफ मध्ये काम करता, तुम्हाला माहिती आहे की जब आईवीएफ में हम लोग पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तो काफी लोगों को अबॉर्शंस की हिस्ट्री रहती है कि नहीं रहती? रहती है ना? एबॉर्शंस की हिस्ट्री रहती है। बहुत लोगों के एबॉर्शंस होते हैं, किसी का पेट पेट में बच्चा गया रहता है, किसी को एक्टोपिक रहता है। अब ये सब सेंसिटिव इश्यूज है, तो ये सेंसिटिव इश्यूज आपको बराबर अच्छे से पूछनी है। काफी बार आईवीएफ में जो पेशेंट आते हैं उनकी दूसरी शादी रहती है, सेकंड मैरिज भी रहता है, सेकंड मैरिज रहता है, फिर उसको फर्स्ट मैरिज से एक बच्चा रहता है, लेकिन सेकंड मैरिज से उसको होता नहीं। फिर वो उसका हस्बैंड को लगता है कि अब मेरे साथ रह रही तो मेरे से एक बच्चा होना चाहिए। फिर वो सेंसिटिव इशू हो जाता है। पर ऐसे सिचुएशन में आपको बहुत अच्छे से उनको क्वेश्चन पूछने, उसको बोलते हैं ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री। मतलब कितने बच्चे हैं, प्रेगनेंसी कितनी बार रही, अबॉर्शंस हुए क्या, ये सब पूछना। फिर दूसरा क्वेश्चन रहता है पीरियड के बारे में, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री मतलब क्या है? पीरियड कैसे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये पूछना है कि लास्ट पीरियड तेरा कब आया था। अभी लास्ट पीरियड के बारे में क्यों पूछना? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि शायद पेशेंट को मालूम नहीं है, वो आई है बच्चा होने के लिए और उसको ऑलरेडी प्रेगनेंसी है। ऐसा कभी देखा है आपने? ऐसा भी होता है। पेशेंट आती है आपके हॉस्पिटल में, वो बोलती है मेरे को 2 महीने से पीरियड नहीं है, लेकिन वो पीरियड तो रेगुलर नहीं है मेरा। अब आप यूरिन टेस्ट करके देखो तो वो पॉजिटिव आ जाती है। इसका मतलब वो अपने हॉस्पिटल में आती है और उसको प्रेगनेंसी रहती है। तो उसके लिए पूछना है लास्ट पीरियड कब आया था। फिर उसके बाद उनको क्वेश्चन पूछने पीरियड से रिलेटेड, जैसे पीरियड कब शुरू हुआ था, पीरियड कैसा आता है, रेगुलर की नहीं है, लेट आता है क्या, जल्दी आता है क्या, कितने जल्दी आता है, कितना लेट आता है, पेट के वक्त पीरियड के वक्त दर्द होता है क्या। अब ये सब चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, पीरियड कम जाता है क्या, ज्यादा जाता है क्या। मैं आपको एक खास बात बताऊंगा। महिलाओं का और पीरियड का ऐसा संबंध है कि महिलाएं कभी भी अपने पीरियड के साथ हैप्पी नहीं रहती। बराबर है कि नहीं है, मेरे को बताओ। बराबर है? कोई भी महिला अपने पीरियड के साथ हैप्पी नहीं रहती। ज्यादा आ रहा है तो उनको लगता है कम जाना चाहिए, कम आ रहा है तो बोलते मेरे को कम जा रहा है, ज्यादा जाना चाहिए। जल्दी आया तो बोलते लेट आना चाहिए, लेट आया तो बोलते जल्दी आना चाहिए। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि इट इज लाइक तुझं माझं जमेना, तुझ्या वाचून करमेना।
जिसको मराठी समजते आहे उसको ये कहावत मालूम होगी, तुझं माझं जमेना तुझ्या अजून करमेना. पिरियड कसाही आला तरी कधीच आपण खुश नसतो. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, पिरियड कसे आले त्याच्यावरनं तुम्हाला प्रॉब्लेम काय आहे ते समजू शकतं. मी थोडक्यात तुम्हाला एक्झाम्पल सांगतो. समजा एक टीबीची पेशंट आली, टीबीची, हा. तर टीबीच्या पेशंटला काय प्रॉब्लेम असू शकतो, तिला पिरियड एकतर 6-6 महिने पिरियडच येत नाही, किंवा पिरियड आला तर खूप कमी जातो. तर तुम्हाला एक विचार मनामध्ये येतो की अरे पिरियड कमी जातोय, खूप स्कॅन्टी पिरियड आहे, तर टीबी पण असू शकतो. समजा पीसीओ, पीसीओ बद्दल माहिती आहे तुम्हाला सगळ्यांना? पीसीओ माहिती आहे का? पॉलिसिस्टिक ओव्हरीज माहिती आहे का? त्या पीसीओ मध्ये ओव्हरीजवर स्वेलिंग असतं, त्याच्यामध्ये पिरियड्स उशिरा येतात. समजा पेशंटला एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस माहिती आहे का? एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस मध्ये ओव्हरीवर स्वेलिंग असतं. त्यावेळेस पेशंटला पिरियड्स खूप दुखतं, म्हणजे पेनफुल पिरियड्स येतात. तर पेनफुल पिरियड असले तर काय असू शकतं? एंडोमेट्रियोसिस असू शकतं. स्कॅन्टी पिरियड असले तर काय असू शकतं? टीबी असू शकतो. उशिरा पिरियड आले तर काय असू शकतं? पीसीओ असू शकतो. समजा पेशंटची एज जास्त झालेली आहे आणि पेशंटच्या एएमएच हार्मोनचे लेवल कमी झाले, त्याच्यामध्ये पेशंटला काय होतं? पिरियड लवकर लवकर येतात, त्याला म्हणतात स्कॅन्टी मेन्सेस किंवा शॉर्ट सायकल. म्हणजे पिरियड वरनं तुम्हाला आयडिया येऊ शकते की काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. थायरॉइडचे पेशंट असतात, थायरॉइडचे पेशंट असतात, लठ्ठ पेशंट असतात, त्यांचे पिरियड इरेग्युलर होऊन जातात. हार्मोनल इम्बॅलन्सचे पेशंट असतात, खूप लठ्ठ असतात, त्यांचे पिरियड कधी कधी येतच नाही. तर तुम्हाला पिरियड कसा आहे त्याच्यावरनं कळू शकतं की प्रॉब्लेम काय आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट हिस्ट्री असते सेक्शुअल हिस्ट्री. आता सेक्सुअल हिस्ट्री महत्वाची काबर है? ये सेक्सुअल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें तुमको कभी कभी ये भी पता चलेगा कि कोई पेशेंट आपके पास आता है कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, लेकिन उनमें कांटेक्ट ही नहीं रहता है, और कांटेक्ट होता ही नहीं है क्योंकि किसी पेशेंट को बहुत दर्द होता है पीरियड के कांटेक्ट के वक्त, तो कांटेक्ट करने ही नहीं देती. और प्रेगनेंसी नहीं रहती, उसका कारण, मेन कारण ये रहता है कि उसको कांटेक्ट ही नहीं होता. कभी कभी हस्बैंड का प्रॉब्लम रहता है, इरेक्शन ही नहीं होता, उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रहती. अब ये चीजें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछनी पड़ती है, क्योंकि ये पेशेंट बताते नहीं है कभी कभी. तो आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, कांटेक्ट कैसे होता है, मैं हफ्ते में कितने बार कांटेक्ट होता है? नॉर्मली हफ्ते में 2 या 3 बार कांटेक्ट रहा तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा रहते हैं. लेकिन कुछ लोग रहते हैं, अरे हमको तो टाइम ही नहीं है. कोई रहता है कि अरे मेरी वाइफ तो पूना में है, मैं तो मुंबई में हूँ, हमारा मिलना ही नहीं होता. फिर अपने को पता चलता है कि उनका सेक्सुअल कांटेक्ट ही नहीं है, तो फिर उनको प्रेगनेंसी कैसे रहेगी? प्रेगनेंसी रहने के लिए उनको कांटेक्ट रखना जरूरी है, और वो भी जब ओवुलेशन होता है तब. तो आपको ये सब हिस्ट्री से पता चलेगा. तो इरेक्शन का प्रॉब्लम है क्या, या कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है क्या, या कांटेक्ट जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है क्या, ये सब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ के पूछना है. उसके बाद इन्फेक्शन, जैसा मैंने आपको बताया कि टीबी का इन्फेक्शन रहा तो पीरियड्स कम जाते हैं. और ये इन्फेक्शन भी कभी कभी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाइट डिस्चार्ज. व्हाइट डिस्चार्ज किससे होता है मालूम है? व्हाइट डिस्चार्ज होता है फंगल इन्फेक्शन के कारण, उसको बोलते हैं कैंडिडियासिस. तो कैंडिडियासिस या व्हाइट डिस्चार्ज होगा तो पेशेंट को इन्फेक्शन होगा, उसकी वजह से उसको प्रेगनेंसी नहीं रहेगी. तो हिस्ट्री आपको पूछनी है व्हाइट डिस्चार्ज की, और व्हाइट डिस्चार्ज के साथ यदि इचिंग हो रहा है, इसका मतलब है पेशेंट को इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन की वजह से उनको प्रेगनेंसी नहीं रहती. उसको बोलते हैं पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, जिसमें इन्फेक्शन की वजह से प्रेगनेंसी नहीं रहती. तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछना है. फिर आपको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में उनको बताना है. मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में आपको खुद को भी जानकारी होनी चाहिए. जैसे पैड्स बराबर चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो हाइजीन बराबर रखते कि नहीं. काफी लोगों को आदत रहती है, पुराने जमाने में कपड़ा यूज करते थे, अब वो कपड़ा यदि यूज करते तो वो बराबर वॉश करके यूज कर रहे कि नहीं कर रहे, उसमें तो इन्फेक्शन नहीं जा रहा, उसकी वजह से तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं आ रहा. ये सब चीजें आपको हिस्ट्री में पूछनी है. तो इन्फेक्शन की हिस्ट्री, व्हाइट डिस्चार्ज की हिस्ट्री, इचिंग की हिस्ट्री, हाइजीन की हिस्ट्री, सेक्सुअल हाइजीन के बारे में भी पूछना है, टीबी की हिस्ट्री फैमिली में, एचआईवी की हिस्ट्री, एड्स की हिस्ट्री, ये सब हिस्ट्री आपको पूछनी है. उससे आपको समझेगा कि कोई इन्फेक्शन की वजह से तो प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम नहीं आ रहा. आजकल काफी लोग रूबेला का वैक्सीन लगाते हैं, मालूम है आप लोगों को? रूबेला का वैक्सीन आता है, और काफी डॉक्टर लोग भी रूबेला का वैक्सीन लगा देते हैं, ताकि आगे जाके रूबेला के कारण कोई अबॉर्शन या प्रॉब्लम ना आए. लेकिन ये रूबेला का वैक्सीन लगाने के बाद आपको ये मालूम रहना चाहिए कि 2 से 3 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं रहनी चाहिए. कम से कम 2 महीने, और आइडियली 3 महीने तक प्रेगनेंसी. और कुछ कुछ पेशेंट क्या रहते हैं, रूबेला का वैक्सीन लेते हैं और तुरंत उनको प्रेगनेंसी रह जाती है, तो ऐसे इसमें प्रॉब्लम आ सकता है, ये आपको मालूम रहना चाहिए. इसलिए रूबेला वैक्सीन की हिस्ट्री भी आपको पेशेंट को पूछनी है. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ. मेरे पास एक पेशेंट आई. वो पेशेंट को एक ऑलरेडी बेटा था 5 साल का, और 5 साल का बेटा था, लेकिन उसको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही थी.
वो बोले मेरे को 5 साल हो गए, मेरे को प्रेगनेंसी नहीं रुक रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने उसकी सोनोग्राफी किया। सोनोग्राफी किया तो मुझे पता चला कि उसको कॉपर टी डली हुई थी, और कॉपर टी उसके यूट्रस के अंदर थी, उसको मालूम ही नहीं था। क्यों मालूम नहीं था? क्योंकि वो डिलीवरी के बाद उसको कॉपर टी डाल दी तुरंत बाद। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रोग्राम रहता है, फैमिली प्लान का प्रोग्राम, तो उसमें वो क्या करते हैं कि डिलीवरी के बाद तुरंत कॉपर टी डाल देते हैं। तो कॉपर टी डिलीवरी का तुरंत डाल दी, और वो पेशेंट भूल गई कि कॉपर टी डाली थी, और वो बोल रही मेरे को बच्चे क्यों नहीं हो रहे। फिर पता चला कि उसको कॉपर टी की वजह से बच्चे नहीं हो रहे थे, और कॉपर टी निकाल दी, वो माँ बन गई, उसको बच्चा हो गया। तो ये कॉन्ट्रासेप्शन कौन से यूज कर रहे हैं, ये भी हिस्ट्री आपको जानना जरूरी है। पेशेंट को पूछना है कि कॉपर टी यूज किया है क्या, कॉपर टी तो नहीं डाली हुई है, कोई गोलियां खा रही है क्या, कंडोम यूज कर रहे हैं क्या। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ लोगों को आदत रहती है कांटेक्ट के वक्त जेल यूज करने की। वो जेली जो रहती है, काफी बार वो जेली जो रहती है उसके कारण स्पर्म्स अंदर नहीं जाते, और उसके कारण प्रेगनेंसी नहीं रहती। और आप पेशेंट को बोलो कि तू जेली यूज करना है बंद कर दे, तो उसको प्रेगनेंसी रहेंगी। मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये छोटी चीजें भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। और इसलिए आपको जरूरी है कि उसकी हिस्ट्री अच्छे से लेना, और बहुत डिटेल में जाके पूछना कि अरे कॉपर्टी तो नहीं लगाई है, अरे कोई गोलियां तो नहीं खा रही। नहीं तो कोई कोई पेशेंट गोलियां खाते रहते, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है। एक पेशेंट थी, उसका उसके हस्बैंड की दूसरी शादी थी, और दूसरी शादी थी, और वो पेशेंट आई, मेरे को बच्चे नहीं हो रहे। और जब मैंने उसके हस्बैंड को पूछा, फिर उसने मुझे धीरे से बताया कि सर मैंने तो वैसेक्टोमी का ऑपरेशन कर लिया है। अब वैसे टिम्बर का ऑपरेशन करने में उसको बच्चे होने वाले हैं क्या? नहीं होने वाले। और उसने वो उसके वाइफ को बताया ही नहीं। और वो सोच रहे मुझे बच्चे क्यों नहीं हो रहे। और प्रॉब्लम क्या था? उसके हस्बैंड का वैसेक्टोमी का ऑपरेशन हुआ था, जो कि उसने कभी उसके वाइफ को बताया ही नहीं, क्योंकि उसका सेकंड मैरिज था। अब ये छोटी चीजें है, लेकिन ये छोटी चीजें भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट, इसलिए आपको बहुत अच्छे से कॉन्ट्रासेप्शन की हिस्ट्री लेनी है। किसी किसी पेशेंट को ब्रेस्ट में से मिल्क सिक्रेशन आते हैं, आपको मालूम है, उसको बोलते हैं गैलेक्टोरिया। और आपको ये भी क्वेश्चन करना है पेशेंट को कि आपके ब्रेस्ट में से दूध तो नहीं आ रहा। क्योंकि गैलेक्टोरिया का कारण क्या रहता है आपको मालूम है? गैलेक्टोरिया का कारण रहता है प्रोलैक्टिन लेवल ज्यादा होने की वजह से गैलेक्टोरिया होता है। मतलब दूध आता है तो वो प्रोलैक्टिन की लेवल बढ़ने से आता है, और प्रोलैक्टिन की लेवल यदि ज्यादा रही तो ओवुलेशन नहीं होता, और प्रेगनेंसी नहीं रहती। तो आपको ये क्वेश्चन यदि आप डायरेक्ट पूछो क्वेश्चन पेशेंट को, तो पेशेंट आपको बोलेंगे अरे हाँ डॉक्टर, मेरे तो ऐसा लगता है कि दूध आ रहा है। तो फिर आपको उसका टेस्टिंग करना पड़ेगा। टेस्टिंग करने से समझेगा कि प्रोलैक्टिन की लेवल ज्यादा है, इसलिए उसको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। अभी आपको ये भी मालूम होगा कि अपने काफी लोगों में, काफी सोसाइटीज में ऐसा भी होता है कि रिश्ते में शादियां होती है। मालूम है आपको रिश्ते में शादी होना? जैसे मराठी में बोलते हैं आते घरी बाचे सुन दिली। आते घरी बाचे सुन म्हणजे माहितीये काय असते? आ, मामाची मुलगी आते भावाशी लग्न करतात, करतात की नाही करत? तसंच पुष्कळ काही समाजांमध्ये नात्यामध्ये लग्न पण करतात. काही समाजामध्ये जसं पारशी कम्युनिटीमध्ये खूप छोटी कम्युनिटी आहे, त्याच्यामध्ये सुद्धा नात्यांमध्ये लग्न होऊ शकतात. आता नात्यांमध्ये जेव्हा लग्न होतात त्याला म्हणतात कन्सॅग्युइनस मॅरेज. आणि कन्सॅग्युनिटी जेव्हा असते तेव्हा नात्यामध्ये लग्नामध्ये बाळांमध्ये प्रॉब्लेम होतो, आणि पुष्कळदा प्रेग्नन्सी राहत नाही, राहिले तरी अबॉर्शन होतात, हे तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे. तर आता मी तुम्हाला थोडक्यात हिस्ट्री सांगितली. आता मी तुम्हाला थोडक्यात सांगेल की पेशंटच्या दिसण्यावरनं सुद्धा तुम्हाला पेशंटचा प्रॉब्लेम लक्षात येऊ शकतो. जसं समजा पीसीओ पेशंट आहे, तर पीसीओ मध्ये काय असतं? पीसीओच्या पेशंटमध्ये पॉलिसिस्टिक ओव्हरीज माहिती आहे तुम्हाला? पीसीओ पॉलिसिस्टिक ओव्हरीज, पॉलिसिस्टिक ओव्हरीजच्या पेशंटला एक तर ओबेसिटी असू शकते, हिरसुटिझम असू शकतो, ऍक्नी असू शकतात, किंवा पिंपल्स असू शकतात. कधी कधी पेशंटला अॅकॅन्थासिस नॅग्रिकन्स असतं, म्हणजे मानेवर पूर्ण काळे डाग असतात. कधी हिंदी से। अच्छा, हिंदी में बोलना है, ओके। तो कभी कभी आपको पेशेंट को देख के भी प्रॉब्लम समझ में आ सकता है। जैसे पीसीओ का पेशेंट यदि रहा, तो पीसीओ के पेशेंट में उसको ओबेसिटी रहती है, उसको हेयर ग्रोथ रहती है, उसको पिंपल्स रहते हैं, कभी कभी यहाँ पे काले धब्बे रहते हैं, उसको बोलते हैं एकेंथेसिस नाइग्रिकन्स। ये सब देख के आपको पता चलेगा शायद इसको पीसीओ है। आप एक आधी पेशेंट को देखेंगे, उसका हस्बैंड जो है आते बराबर सिगरेट का बास आता है कि नहीं आता? सिगरेट का स्मेल आता है, तो अपने को पता चलता है अरे ये तो हस्बैंड सिगरेट पीने वाला है। सिगरेट पीने वाला है, उसकी वजह से शायद उसका स्पर्म काउंट कम होगा, इसलिए प्रेगनेंसी नहीं रुक रही। कभी कभी एक आधी पेशेंट आती है, एकदम छोटी सी रहती है, उसके ब्रेस्ट डेवलपमेंट हुई नहीं रहती। आपको देख के लगता है कि अरे ये तो कुछ तो भी एबनॉर्मल लग रहा है, उसकी छोटी सी हाइट रहती,
और ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं रहती, फिर ये प्रॉब्लम हो सकता है कि शायद उसको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया पेशेंट को देख के आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है कि किस वजह से कैसा प्रॉब्लम दिखता है। जैसे कभी कभी, अभी मैं ये लोगों को बताता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं जिम के अगेंस्ट हूँ। मैं जिम के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जिम में जाने वाले कुछ लोग रहते हैं जो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स लेते हैं। मालूम है आपको? स्टीरॉइड्स लेते हैं, स्टीरॉइड्स बॉडी बनने के लिए स्टीरॉइड्स लेते हैं, स्टीरॉइड के इंजेक्शन लगाते हैं। और स्टीरॉइड का इंजेक्शन लगाने से क्या होता है, बॉडी तो बहुत अच्छे से बनती है, लेकिन उनका स्पर्म काउंट नील हो जाता है और उनको बच्चे नहीं होते। तो ये सब चीजें आपको पेशेंट को देख के पता चल सकती है। और यदि आप देखो और आप अंदाजा लगा सकते हो कि शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसको बोलते हैं फ्लैश डायग्नोसिस। आप फ्लैश डायग्नोसिस कर सकते हो और आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसको प्रॉब्लम हो सकता है। इसके साथ साथ आपको मेडिकल हिस्ट्री भी जानना जरूरी है, जैसे बीपी तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है, ये सब इंसुलिन तो नहीं ले रही पेशेंट, ये सब जानना जरूरी है। अब जब हम लोग आईवीएफ करते हैं ना, तो आईवीएफ के पेशेंट जो रहते हैं वो 40 साल के ऊपर रहते हैं। और जब 40 साल के ऊपर उनकी उम्र रहती है बहुत बार, तो उनको कभी शुगर रहता है, कभी बीपी रहता है, कभी डायबिटीज रहता है, और ये चीजें भी आपको देखना जरूरी है। फिर कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, उसको बोलते हैं सर्जिकल हिस्ट्री। सर्जिकल हिस्ट्री कैसे जानना है? जैसे आप पेशेंट को देखो तो आपको देखेगा कि पेशेंट के पेट पे इतना बड़ा स्कार है। फिर आप पूछोगे तो बोलेंगे, अरे मैं जब 7 साल की थी ना डॉक्टर, तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम था और मेरा ऑपरेशन हुआ था और मेरा इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ था। 7 साल की थी तब, और इतना बड़ा स्कार दिखता है। फिर अपने को पता चलता है कि इसकी वजह से इसका शायद ट्यूब्स ब्लॉक हो गए होंगी, इसलिए प्रेगनेंसी नहीं रुक रही। फिर एक आधी पेशेंट बताती है, 15 साल की थी मैं, मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, हो सकता है उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। या कोई बताती है, मेरे को तो फाइब्रॉइड थे, मेरा फाइब्रॉइड का ऑपरेशन हुआ है। तो आप जब पूछोगे तो वो ऑपरेशन के बारे में भी आपको बताएंगे। और कोई ऑपरेशन हुआ है, जैसे ओवरी की सिस्ट निकाली है, फाइब्रॉइड निकाला है, जिसकी वजह से उसको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो ये भी आपको सर्जिकल हिस्ट्री से पता चलता है। कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की केस रहती है, जैसे एक्टोपिक मालूम है ना आपको? आपने एक्टोपिक तो देखा होगा आपके हॉस्पिटल में। लेप्रोस्कोपी होती है, ट्यूब निकालनी पड़ती है, ट्यूब निकालते हैं, फिर वो प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत आती है। ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो हस्बैंड है उसकी तरफ भी ध्यान देना है। कभी कभी क्या होता है, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम लोग जब क्लिनिक में काम करते हैं ना, तो हम लोग सब कंसंट्रेशन वो लड़की के ऊपर रखते हैं, औरत के ऊपर, उसको ही देखते हैं, उसकी हिस्ट्री देते हैं, उसको ही पूछते हैं। हस्बैंड को बाहर खड़े करते हैं, हस्बैंड बोलते हैं आप बाहर रुको, आप बाहर जाओ, आप बाहर जाओ। ऐसा नहीं करना है, हमेशा हस्बैंड को साथ में रखना है। और हस्बैंड की भी हिस्ट्री अच्छे से लेना जरूरी है, क्योंकि वो कभी कभी उसका ही प्रॉब्लम रहता है और वो समझ में नहीं आता यदि आप अच्छे से हिस्ट्री डालो तो इसलिए आपको ये जरूरी है कि हस्बैंड से भी अच्छे से बात करना है। कभी कभी क्या होता है, जो हस्बैंड रहते हैं ना, वो एकदम ऐसे ऐसे रहते हैं कि उनके लिए इन्हें वाइफ को एकदम वो ऐसा नीचा दिखाते हैं। और वो बोलते हैं, मेरे को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो एकदम अच्छा हूँ, मेरे को तो आना ही नहीं है तेरे साथ, मेरे में प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये सोसाइटी में आजकल बहुत बढ़ रहा है, ये गलत बात है। वह हस्बैंड को भी हमेशा वाइफ के साथ सपोर्ट में रहना चाहिए। और कभी कभी मैंने ऐसे भी देखा है, कुछ हस्बैंड रहते हैं जिनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, उनको इरेक्शन का प्रॉब्लम रहता है, उनको स्पर्म काउंट नील रहता है, उनको इतना न्यूनगंड हो जाता है, उतना इतने बेचारे वो निगेटिव में चले जाते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और डिप्रेशन में जाने की वजह से वो डॉक्टर को फेस ही करना नहीं चाहते, क्लिनिक में आना ही नहीं चाहते। तो आपको ऐसे लोगों को अच्छे से समझा के उनको उनको बुलाना है क्लिनिक में, और उनकी हिस्ट्री भी अच्छे से लेना जरूरी है, ताकि आपने को पता चले कि उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे कि काफी सारे हस्बैंड जो रहते हैं वो कोई ऐसे फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, जैसे स्टील प्लांट में काम कर रहे हैं, फर्नेस में काम कर रहे हैं, और स्टील प्लांट में इतना गर्म रहता है सब। कोई हस्बैंड रहते हैं जो नाइट शिफ्ट करते हैं, तो नाइट शिफ्ट करते हैं, उसकी वजह से उनका कॉन्टेक्ट ही नहीं हो पाता। कोई हस्बैंड रहते हैं जो आर्मी में रहते हैं, नेवी में रहते हैं, सेना में रहते हैं, 6-6 महीने तक सरहद पे काम करते हैं, उनका आना नहीं होता है। कुछ रहते हैं जो टूरिंग जॉब रहता है, वो टूर पे चले जाते हैं, तो उसके वजह से कांटेक्ट नहीं रहता। तो कौन सा काम करते हैं उसके हिसाब से भी आपको पता चलेगा कि ये हस्बैंड का ये प्रॉब्लम है, और इस वजह से इसको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। वो बेचारा रहता ही नहीं है, वो कोई मर्चेंट नेवी वाला है तो वो नेवी में रहता है, तो वो 6-6 महीने बेचारा वो समुद्र में रहता है, तो वो प्रेगनेंसी नहीं रह पाती। और कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो इतना काम का प्रेशर लेते हैं, इतना काम का प्रेशर लेते हैं कि वो टेंशन की वजह से उनका कांटेक्ट ही नहीं रहता। जैसे हाई प्रोफाइल जॉब करने वाले रहते हैं, कोई आईटी वाला रहता है, अरे बोलते डॉक्टर मेरे को टाइम ही नहीं है,
मेरे पास इतने, मेरा बॉस इतने मेरा पीछे पड़ता है। अब वैसे ये प्रॉब्लम की वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं, तो हस्बैंड का काम किस वजह से, किस प्रकार का है, उससे आपको पता चल सकता है कि क्या प्रॉब्लम। कभी कभी हस्बैंड को यदि आप अच्छे से पूछो तो वो बताएगा, हाँ मुझे साइकिल चलाते वक्त इंजरी हो गई थी, मैं गिर गया था, या फुटबॉल खेलते वक्त मेरे को जोर से मार लगा था, या क्रिकेट खेलते वक्त मुझे जोर से मार लगा था और मेरे टेस्टिस में मार लगा था। फिर अपने को पता चलता है कि अरे ये प्रॉब्लम है, इंजरी का प्रॉब्लम है। कोई बताता है मेरी ऑपरेशन हुआ था, मेरी सर्जरी हुई थी बचपन में, उसकी वजह से किसी को हर्निया का ऑपरेशन रहता है, किसी का हाइड्रोसिस का ऑपरेशन होता है। और ये सब चीजें जब अपने को पता चलती है तो अपने को पता चलता है कि ये कारण था कि प्रेगनेंसी नहीं रुकी। इसलिए आपको हस्बैंड की हिस्ट्री का भी, हस्बैंड की सर्जरी का भी हिस्ट्री लेना है और हस्बैंड की पूरी हिस्ट्री लेना है। कुछ चीजें आपको मालूम रहनी चाहिए। आजकल मम्स मालूम है आपको? मम्स मालूम है क्या है? गाल गुंडे जिसको बोलते हैं, मम्स मालूम है? मम्स, यहाँ पे स्वेलिंग रहता है। अभी मम्स के बहुत पेशेंट्स दिख रहे हैं, अभी इतने में मम्स के बहुत पेशेंट दिख रहे हैं, यहाँ पे स्वेलिंग आ जाता है। उसको बोलते हैं पैराटाइटिस, यहाँ पे पैराटाइट ग्लैंड रहती है, उसका स्वेलिंग होता है, उसको बोलते हैं पैराटाइटिस या मम्स। अभी यदि बचपन में किसी लड़के को मम्स होता है, तो वो मम्स लड़के को होने की वजह से वो इन्फेक्शन जो पैराटाइटिस, वो कभी कभी टेस्टिस में जाता है, और उसको टेस्टिस में इन्फेक्शन होने की वजह से उसका स्पर्म काउंट लो हो सकता है। तो आप यदि उनको डायरेक्ट क्वेश्चन करो, स्पेसिफिक क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो कि तू बच्चा था तब तेरे को मम्स हुआ था क्या, गालगुंड हुआ था क्या? और ऐसे यदि उसने बताया हाँ मेरे को हुआ था, तो वो कारण हो सकता है कि शायद उसका प्रेगनेंसी पे असर हो रहा है और उसके स्पर्म काउंट कम हो गए। मेडिकल हिस्ट्री, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब तो पूछना ही है। कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट का सब कुछ अच्छा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, लेकिन आप उसको बोलो कि सीमेन की टेस्ट करनी है, तो सीमेन की टेस्ट कर ही नहीं पाता। क्यों कर नहीं पाता? क्योंकि वो इतना टेंशन में आ जाता है कि वो सैंपल ही नहीं दे पाता। उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस प्रेशर या परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। और परफॉर्मेंस एंग्जाइटी जब रहती है ना, तो यही एंग्जाइटी की वजह से उनको काफी बार कांटेक्ट भी नहीं जमता, क्योंकि वो टेंशन में रहते हैं, कांटेक्ट नहीं कर पाते, और उसके बाद उनको प्रेगनेंसी नहीं रहती। तो ये सब चीजें आपको पता चलेगी यदि आप उनको बोलो सैंपल देना है, और वो बोलेगा सर मेरे को सैंपल देना ही नहीं आता, मेरे को तो टेंशन आ जाता है। फिर आपको समझता है अरे शायद इसको एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है। कभी कभी किसी किसी पेशेंट को पैरालिसिस का प्रॉब्लम रहता है, पैरालिसिस की वजह से या कोई ब्रेन इंजरी की वजह से उसको इरेक्शन नहीं होता, और उसकी वजह से वो शायद कांटेक्ट नहीं रख पाता। ये भी चीजें आपको मालूम नहीं चाहिए। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है सोशल हिस्ट्री। सोशल हिस्ट्री का मतलब क्या है? सोशल हिस्ट्री मतलब आपको ये पूछना है कि पेशेंट कोई गुटखा, तंबाकू, स्मोकिंग, अल्कोहल, दारू या कोई नशा तो नहीं कर रहा। आजकल, अभी हम लोग तो पुराने जमाने के हो गए, लेकिन नए जमाने में हम ऐसा सुनते हैं कि आजकल लोगों में ये अफूम, चरस, गांजा, ये चीजें भी यंग जनरेशन में बहुत बढ़ रही है, जो कि बहुत गलत बात है, क्योंकि ये अफूम और ये जो वीड वगैरह रहते हैं ना, ये बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं बॉडी का। और उसकी वजह से मैंने ऐसे कितने सारे लड़के देखे हैं जो 25 साल की उम्र में उनका स्पर्म काउंट हो जाता है नील। उनको कांटेक्ट रखना नहीं जमता, क्योंकि वो इतने नशे में मदहोश रहते हैं कि उनका पूरा जिंदगी उससे बिगड़ जाती है। तो ये सब चीजें जो आजकल की नई नई, इसको रिक्रिएशनल ड्रग बोलते हैं, ये नई नई चीजें जो है, ये चीजें से दूर रखना है लोगों को। ये सोशल हिस्ट्री में आपको पूछना है। और सोशल हिस्ट्री में और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजकल लड़कियां भी बहुत स्मोकिंग करने लगी है, लड़कियां भी बहुत ड्रिंक करने लगी है, जो कि सरासर गलत बात है। और ये बात हमेशा ध्यान में रखना। हम लोग जब समाज सोसाइटी में घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो लड़कियों को, चाहे लड़के रहो चाहे लड़कियां रहो, किसी भी नशे से उनको दूर रखना है, क्योंकि इसकी वजह से इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाता है। तो लड़कियों को भी आपको हिस्ट्री पूछनी पड़ेगी। तो सोशल हिस्ट्री लड़कियों को पूछना थोड़ा सा टैक्टफुली पूछना पड़ेगा, क्योंकि किसी लड़के को पूछने, तूने पूछा कि तू दारू पीती है क्या, तो उसको तो गुस्सा आएगा, बोले क्या बात कर रही है, मेरे को ऐसा पूछती है कि दारू पीती है क्या, तू कौन होती है मेरे को पूछने वाली। तो ऐसा सवाल तुम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको बहुत टैक्टफुली करना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा कि अरे आजकल लड़कियां भी थोड़ा सा दारू वगैरह लेने लगी है, मैंने तो सुना है कि लड़के स्मोकिंग भी करती है, कहीं आप तो स्मोकिंग नहीं करती ना। ऐसा यदि आप अच्छे से पूछो तो फिर वो बताएंगे हाँ हाँ मैं स्मोकिंग भी करती हूँ, और मैं दिन में 3 बार 4 बार स्मोकिंग भी करती हूँ। कोई बताएगा मैं हर सैटरडे संडे को ड्रिंक भी करती हूँ।
फिर आपको धीरे से पता चलेगा कि इसकी वजह से उसको प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम है। इसको बोलते हैं सोशल हिस्ट्री। और कुछ चीजें जैसे एलर्जी है क्या, किसी ड्रग की, कोई वैक्सीन लिया है क्या, ये सब भी पूछना है। और एक चीज आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है और मुझे ऐसा लगता है कि ये हिस्ट्री में ही पूछना चाहिए, वो है डाइट एंड एक्सरसाइज की हिस्ट्री। मतलब आप खाना कैसे खाते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, और एक्सरसाइज करते हो कि नहीं करते हो। नरेंद्र मोदी जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो नरेंद्र मोदी जी ने अपने को योगा के बारे में कितना ज्यादा जानकारी दी है कि नहीं दी है। योगा डे, कभी सुना था योगा डे किसी ने? अभी यहाँ पे सब योगा डे के दिन योगा करते हैं, लेकिन एक साल में एक दिन योगा डे के दिन सब योगा करते हैं, बाकी दिन पूरे भूल जाते हैं, योगा वीगा कुछ नहीं करते। आराम से सोते हैं, आराम से खाते हैं, कुछ एक्सरसाइज नहीं करते। तो आपको पेशेंट को हिस्ट्री लेनी है कि आपको एक्सरसाइज करते हो क्या, और एक्सरसाइज नहीं करते होंगे तो उनको बताना है कि आपको एक्सरसाइज करना है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ये लिख के रखो। आप कोई भी पेशेंट को बताना है कि आप स्मार्ट एक्सरसाइज करो। स्मार्ट, अब ये स्मार्ट का मतलब क्या है? स्मार्ट अप्रोच बोलते हैं उसको। स्मार्ट अप्रोच मतलब ऐसा व्यायाम करो जो सही हो, जो बराबर हो। उसका नाम है स्मार्ट। मतलब स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब आपको रोज क्या व्यायाम करना है ये मालूम रहना चाहिए। मेजरेबल मतलब कितने देर व्यायाम करना है, आधे घंटे का वॉक तो आधे घंटे का वॉक होना ही चाहिए। अटेनेबल, अटेनेबल मतलब आप अचीवेबल या अटेनेबल, यानी आपको वो करते आना चाहिए। वो मैं, किसी ने बोला कि मैं 10 किलोमीटर रोज रनिंग करूंगा। अरे तू कभी जिंदगी में चला भी नहीं ठीक से, तू कहाँ 10 किलोमीटर रनिंग करने वाला है? तुम्हारे से होगा कि नहीं होगा? अचीवेबल। फिर आर, आर का मतलब है रिलेवेंट, यानी वो बराबर भी होना चाहिए और टाइमली होना चाहिए, टाइम पर। तो स्मार्ट अप्रोच जब यदि आप करोगे तो फिटनेस आपका बहुत अच्छा रहेगा। और ये मैं पेशेंट के लिए नहीं, मैं आपके लिए भी बता रहा हूँ। आप लोगों को सबको एक बात ध्यान में रखना है कि आप बोलोगे अरे मैं तो इतनी थक जाती हूँ, कहाँ कौन से एक्सरसाइज करूँ, मेरे को टाइम ही नहीं है। एक्सरसाइज में और एक्सर्शन में फर्क है। आप जो कर रहे हो वो उसको बोलते हैं एक्सर्शन। आप एक्सर्शन करते हो लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते हो तो वो बॉडी के लिए गलत है। आपको रोज कम से कम हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट्स ऑफ फास्ट वॉकिंग करना ही करना है। और डाइट में भी आपको ध्यान में रखना है। आप यदि करोगे तो आपको पेशेंट को भी बताने को आसानी होगी। डाइट में भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है, मीठा कम, तली हुई चीजें कम, प्रोटीन ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट्स कम। और खाने में ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट रहने चाहिए, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये जो साल है ना, ये साल मिलेट, मिलेट का ईयर बोलते हैं इसको। मालूम है आपको, नरेंद्र मोदी ने इसको मिलेट ईयर बोला है। मिलेट का ईयर क्यों बोला है? क्योंकि उसका कहना है, उनका कहना है कि मिलेट्स खाओ। उनका कहना है कि आपने खाने में बाजरी, जवारी, इसकी भाकर खानी चाहिए। आपको रागी खाना है, बाजरी खाना है। आपको गेहूं कम, चावल कम, और आपको बाजरी, रागी और जवारी की रोटी खानी है। इसको ईयर ऑफ मिलेट बोलते हैं। और अच्छा खाना यदि आप खाओ तो आपकी तबीयत अच्छी रहेगी, ये आपको हर पेशेंट को बताना है। और उसके लिए पहले आपको भी वो करना है। फिर फैमिली हिस्ट्री भी आपको लेनी पड़ेगी, जिसमें फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है क्या ये पूछना पड़ेगा। जैसे हिस्ट्री है डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की, या किसी को मेंटल रिटार्डेशन की हिस्ट्री है क्या, किसी के घर में मेंटली रिटार्डेड बच्चे है क्या, या कोई प्रॉब्लम है क्या, ये पूछना है। फिर उसके बाद आपको ये भी पूछना है कि प्रीवियस, पहले ट्रीटमेंट क्या किया था। ट्रीटमेंट हिस्ट्री बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट हिस्ट्री। ट्रीटमेंट हिस्ट्री का मतलब पहले ट्रीटमेंट क्या किया था। जैसे कि कौन सी गोली खाई थी, आईयूआई किया था क्या, आईवीएफ हुआ है क्या, आईवीएफ हुआ है तो कितनी बार हुआ है, कौन से इंजेक्शन लगाए थे, कितना रिस्पांस मिला था, कितने अंडे मिले थे, कितने एम्ब्रियो बने थे, ट्रांसफर कितनी बार किया था, फ्रीजिंग किया था कि फ्रेश साइकिल था, ब्लास्टोसिस किया था कि छोटा एम्ब्रियो डे 3 का एम्ब्रियो डाला था कि डे 5 का एम्ब्रियो डाला था। ये सब चीजें आपको हिस्ट्री में पूछनी है, उसको बोलते हैं ट्रीटमेंट हिस्ट्री। पूरे आईवीएफ की जानकारी आपको लिखते आना चाहिए। और उसके लिए आप आईवीएफ में काम कर रहे हो तो आपके लिए वो बहुत आसान है, क्योंकि आपको सब मालूम ही है। लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा कि आईवीएफ कैसे होता है, तो आपको मालूम है कि आईवीएफ कैसे करते हैं। तो आईवीएफ की हिस्ट्री भी आप ले सकते हो। उसके बाद ये देखो, ये जो स्लाइड में दिखा रहा हूँ, इसका फोटो आप सब लोग निकाल के रखो, आपके कैमरा से निकालो फोटो। ये इसका फोटो इसलिए निकालो क्योंकि ये एक लड़की ने, किसी महिला ने इंटरनेट पे ये, गूगल में डाला था, नेट पे डाला था कि मुझे बच्चा होने के लिए, उसने क्या किया है मालूम है क्या, ये देखो उसके बच्चे का ये फोटो निकाला उसने।
और ये बच्चे का जो फोटो निकाला उसके बाजू में पूरे इंजेक्शंस लगा के रखे, देखे आपने? क्या है, दिख रहा है आपको? इंजेक्शंस दिख रहे हैं। उसने क्या बोला? इट टुक इट टुक 4 years, 3 abortions and 1616 injections to make this baby। यानी एक बच्चा होने के लिए उसने 1616 इंजेक्शंस लगाए। देखो कितनी ट्रेजेडी है। तो ये उसने यहाँ पे बताया, और उसने उसका फोटो निकाला बच्चे का, साथ में पूरे इंजेक्शंस का फोटो निकाला। उसने देखा आपने? उसने बोला कि मेरे को 1600 इंजेक्शंस लगे। तो आपको ये पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स समझ में आने चाहिए, उनके साथ आपकी सहवेदना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से आप इन्फर्टिलिटी की अच्छे से हिस्ट्री लो, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा दुख रहता है। ऐसा बोलते हैं, क्या खूबी होता अगर दुख रेत के होते, क्या खूबी होता अगर दुख रेत के होते, मुट्ठी से गिरा देते, पैरों से उड़ा देते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दुख जो रहता है वो रेत का नहीं होता। ये दुख ऐसा रहता है कि जो मन में हमेशा के लिए बसा हुआ रहता है। और ये पेशेंट बेचारे इतने दुखी रहते हैं कि उनको कुछ ध्यान में नहीं आता। इसलिए उनको अच्छे से हिस्ट्री लेना जरूरी है। उसके बाद फिर उनके टेस्ट के बारे में भी आपको मालूम रहना चाहिए, उनके टेस्ट के बारे में भी आपको पूछना है। और टेस्ट के लिए भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन से टेस्ट किए और कहाँ से टेस्ट किए। जैसे टेस्ट अलग अलग प्रकार के टेस्ट रहते हैं। कुछ टेस्ट रहते हैं जो बेसिक टेस्ट रहते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन की टेस्ट, मालूम है आपको? ब्लड ग्रुप की टेस्ट, ये बेसिक टेस्ट है। उसके बाद हम लोग हार्मोन की टेस्ट भी देखते हैं, जैसे एएमएच की टेस्ट, एफएसएच की टेस्ट, एलएच की टेस्ट। वो टेस्ट रहती है हार्मोन की टेस्ट। उसके बाद हम लोग सीमेंट टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट। हस्बैंड में एक ही टेस्ट है जो पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर देती है, और वो टेस्ट का नाम है सीमेंट टेस्ट। सीमेंट टेस्ट यदि नॉर्मल है तो यूजुअली कुछ प्रॉब्लम रहता ही नहीं है। तो सीमेंट टेस्ट के बारे में भी आपको मालूम रहना चाहिए। फिर ट्यूब टेस्ट, आपने सुना है ट्यूब टेस्ट के बारे में? एचएसजी के बारे में सुना है? एचएसजी, इसके बारे में भी आपको मालूम रहना चाहिए। फिर आपको मालूम रहना चाहिए लेप्रोस्कोपी के बारे में, लेप्रोस्कोपी भी बहुत बार होती है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद एडवांस टेस्ट, जैसे कुछ टेस्ट रहती है जो डीएनए फ्रैगमेंटेशन टेस्ट रहती है, या थ्रोम्बोफिलिया टेस्ट रहती है, या एडवांस टेस्टिंग भी रहती है। ये सब टेस्ट के बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। और ये सब टेस्ट के बारे में जानकारी लेके फिर आपको आपकी हिस्ट्री खत्म करनी है। आज मैं अभी बराबर 4 बज रहे हैं, मैंने आपको पूरा हिस्ट्री के बारे में बताया। जैसे पूरी हिस्ट्री लेने के बाद जब जब आप टेस्ट देखते हो, फिर उसके बाद आपको क्लोजिंग द कंसल्टेशन करना पड़ता है। क्लोजिंग द कंसल्टेशन म्हणजे, इसका मतलब है कि आपको ये हिस्ट्री टेकिंग एंड करना है। फिर एंड कैसे करोगे? तो फिर आप पेशेंट को बोलोगे कि अभी मैंने आपसे पूरा पूछ लिया, आपको और कुछ बताना है क्या? कुछ छूट तो नहीं गया? आपको कुछ बताना रह गया होगा तो मुझे बताइए, क्योंकि मैं अभी हिस्ट्री टेकिंग बंद कर रही हूँ। उसके बाद फिर कुछ प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट आपको लगा है, जैसे लगा कि अरे ये पेशेंट का एक्टोपिक का ऑपरेशन हुआ है, अरे ये पेशेंट का पहले आईवीएफ हुआ है, तो उसको एक मार्कर पेन से मार्क करके रखो, ताकि आपके सर को और मैडम को ये हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है ये पता चले। उसके बाद फिर उनको थैंक यू बोलना है, अच्छे से उनको विश करना है कि आपका सब सफल हो और आपको अच्छे से बच्चा हो, उनको गुड लक बोलना है। उसके बाद आपको हिस्ट्री टेकिंग क्लोज करना है। अभी आज जो हमने सीखा ये सबसे बेसिक था। हम बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। हम आपको रिकॉर्ड के बारे में सब बताने वाले हैं, इंजेक्शंस के बारे में बताने वाले हैं। हम आपको आईवीएफ के इसमें पिकअप में कैसे असिस्ट करना ये भी बताने वाले हैं। तो जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो आइए आज के इस हिस्ट्री टेकिंग से हम लोग यहीं पे, ये आज का टॉक यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। और मुझे विश्वास है और मुझे आशा है कि आपको हिस्ट्री टेकिंग के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिली है। ये जानकारी आपको आपके आईवीएफ के डे टू डे प्रैक्टिस में काम आएगी। इससे आपको पता चलेगा कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। सबसे पहले हम पेशेंट को बिठाएंगे, फिर उससे अच्छे से बात करेंगे, उससे थोड़ा सा जानकारी लेंगे। फिर धीरे धीरे करके मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, मेल हिस्ट्री,
हिस्ट्री ऑफ मेल पार्टनर, फिर इन्वेस्टिगेशंस। ऐसा करते करते हम पूरी हिस्ट्री का प्रोटोकॉल जो रहता है वो पूरा फॉर्मेट कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद पेशेंट को बेस्ट ऑफ लक विश करके उसको आगे की ट्रीटमेंट के लिए चेम्बर में भेजेंगे। ये हुआ आज का विषय, और मुझे विश्वास है कि आपको ये विषय अच्छे से समझ गया होगा। यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिए, क्योंकि हम लोग अभी 4 बजे बराबर आधे घंटे में हम लोग क्वेश्चंस खत्म करेंगे। कुछ क्वेश्चंस है असमी इसमें? हेलो. हाँ, चैट बॉक्स मध्ये गुड काय आफ्टरनून आहे? सर. हाँ, गुड आफ्टरनून। सर, पेशेंट history like they are like कि can we consult to the doctor directly? Sir, हाँ हाँ, बोलो ना। हाँ, sir, the patients are like कि we are going to give the history to directly to the doctors. यस, सी, They don't give us a history. वेरी वेरी एप्ट क्वेश्चन। तो मेरा आज हमने ये जो हिस्ट्री का जो टॉपिक लिया, अभी आप यदि मेरे हॉस्पिटल में आओ तो आपको पता चलेगा कि एक हमारी हिस्ट्री टेकिंग की लड़की है, जो डॉक्टर भी नहीं है और नर्स भी नहीं है, सिर्फ उसको हमने हिस्ट्री टेकिंग में ट्रेन किया है। और यदि वो लड़की, जिसको कोई भी मेडिकल का नॉलेज नहीं है, उसकी यदि आप हिस्ट्री देखोगे तो वो इतना सुंदर हिस्ट्री लेती है कि एक भी पॉइंट मिस नहीं करती। और मेरे यहाँ अमेरिका का पेशेंट आया था, उसने बोला कि इतनी सुंदर हिस्ट्री तो हमारे यहाँ के नर्सेज भी नहीं लेते। तो कहने का मतलब है कि यदि आप नर्सिंग ट्रेनिंग करके आए हो तो आपको बैकग्राउंड मालूम है, और यदि आपको बैकग्राउंड मालूम है तो आप हिस्ट्री अच्छे से ले सकते हो। तो ये जो है कि हम डायरेक्ट पेशेंट डॉक्टर बोलेंगे, हम डायरेक्ट डॉक्टर से बात करेंगे, ऐसा नहीं होता। कोई भी हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल रहता है, और वो प्रोटोकॉल से यदि ऐसा है कि हिस्ट्री आपको पहले देनी है और बाद में डॉक्टर चेक करेंगे, तो उनको वैसा करना ही पड़ता है, कोई उसको ना नहीं कर सकता। आई थिंक चैतन्य दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब जब वो पहले बार आते हैं, जिनसे पहला मुलाकात होते हैं, उन्होंने थोड़ा सा प्रोटोकॉल के बारे में उनको इंट्रोडक्शन दिए तो यूजुअली पेशेंट्स ऐसे कोई रिफ्यूज नहीं करते। वो यस, इंफॉर्मेशन उनको मिले तो देन उनको लगता है सभी ने कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर रहे हैं, सभी को ऐसे थोड़ा सा गलत फहमी हो सकता है। आई थिंक इफ इंफॉर्मेशन तब ऐसे कोई कंफ्यूजन नहीं। और इसीलिए जैसा कि मैंने बोला कि आपको चेम्बर में बैठ के अच्छे से इंट्रोड्यूस करना है खुद को, और फिर उनको बताना है कि मैं आपसे हिस्ट्री लेने जा रही हूँ। आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज भी थोड़ा सा आना चाहिए, इंग्लिश का नॉलेज भी चाहिए, तो आप अच्छे से हिस्ट्री ले सकते हो। उसमें कोई कठिनाई नहीं है, और कॉन्फिडेंस दिखाना है। यदि आप कॉन्फिडेंट रहो तो अगला जो इंसान है, वो बराबर आपकी बात सुनेगा। यही तो. हाँ. अजून चाहिए। कोणाला? हाँ, वन क्वेश्चन, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होता है? वीडियो ला. स्टार्ट वीडियो. पंद्रह का you would like स्टार्ट. to- हाँ, अ, देखिए, आईवीएफ में, स्पेशली आईवीएफ में, आप यदि देखो तो 80% लोगों को, 70% लोगों को ब्लीडिंग की हिस्ट्री रहती है। और ब्लीडिंग जब होता है तो वो ब्लीडिंग कैसा हुआ है, कब हुआ है, कितना हुआ है, उसके ऊपर काफी सारी चीजें निर्भर करती है। तो काफी बार क्या होता है कि जब गर्भ यूट्रस को अटैच होता है तो थोड़ा सा ब्लीडिंग होता है, नाम और दिलंस. उसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। लेकिन वो ब्लीडिंग जो है वो हमेशा स्पॉटिंग के जैसा रहता है, और वो यदि हेवी ब्लीडिंग है और उसके साथ यदि क्लॉट जा रहे हैं तो वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हो सकता। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है हमेशा थोड़ा सा रहता है, और वो एक स्पॉटिंग के जैसा रहता है। और उससे क्या होता है कि पेशेंट बहुत एंग्शियस रहते हैं। तो पेशेंट यदि एंग्शियस रहते हैं तो अब यदि आपने को 12 या 15 दिन के बाद बीटा एसटीजी करने के लिए आप पेशेंट को बुला रहे हो, तो वो 4-5 दिन के बाद ही आपके पास आ जाते हैं, डॉक्टर चलो देखो. स्पॉटिंग हुआ।
अब ऐसे इसमें आपको क्या करना है, आपको उनको थोड़ा सा काउंसलिंग करना है। सबसे पहले तो उनको बताना है कि डरो मत, क्योंकि ब्लीडिंग हो सकता है। और फिर उनको बताना है कि हो सकता है कि ये शायद इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो। और फिर उनको बोलना है कि आपको जैसा बताया उस वक्त आप ब्लड टेस्ट कीजिए, और ऐसा भी हो सकता है कि उनका ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आएगा और वो bleeding जो रहता है वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगा। ठीक है, तो आपका काम है उनको काउंसलिंग करना। और उसके लिए आपको मालूम रहना चाहिए कि हो सकता है थोड़ा सा ब्लीडिंग इम्प्लांटेशन के वक्त हो, जो कि नॉर्मल हो सकता है। अर्जुन के प्रश्न है? Chaitanya, I want to ask couple of questions. मतलब please highlight on knowledge about common medications. मतलब IVF का medicines नहीं, पर हमारे आधा population में डायबिटीज रहता है, ब्लड प्रेशर रहता है, और हमारे कंट्री में बहुत सारा ब्रांड्स भी रहता है मेडिसिन का। सो इधर भी नर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। जब उन्होंने पहले हिस्ट्री लेंगे, मेडिसिन के बारे में पूछेंगे, सो उनका मेडिसिन चेक करके वो देखना और उसका कंटेंट्स देखना कितना इम्पोर्टेंट है, या एटलीस्ट डॉक्टर को हाईलाइट करके बताना ये एग्जैक्टली। पेशेंट। हाँ। देखो, जैसा पद्मारेखा मैडम ने बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अपने यहाँ इंडिया में, इंडिया को डायबिटीज की कैपिटल बोलते हैं, ब्लड प्रेशर की कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि इंडिया में आधे से ज्यादा लोगों को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर रहता है। स्पेशली आईवीएफ में जो पेशेंट आते हैं, और यदि उनकी एज थोड़ी ज्यादा होगी, तो ज्यादा एज में तो ये प्रॉब्लम एकदम हमेशा दिखाई देता है। तो आपको भी ये नॉलेज रहना चाहिए कि आप मेडिकल हिस्ट्री जब लेते हो पेशेंट की, तो मेडिकल हिस्ट्री में आपको बहुत केयरफुली ये सब चीजें ध्यान रखनी है, और कौन सा मेडिकेशन ले रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसी भी दवाई हो सकती है जो शायद प्रेगनेंसी में नहीं चलती हो। जैसे बीपी की टैबलेट है, तो कुछ बीपी की टैबलेट्स प्रेगनेंसी में नहीं चलती। कोई डायबिटीज की गोली रहती है जो प्रेगनेंसी में नहीं चलती। तो आपको पहले से ही इसको हाईलाइट करना है, ताकि जो जब पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू हो, तो उसके पहले ही हम लोग प्रेगनेंसी के लिए जो सेफ ड्रग्स है वो सेफ ड्रग्स ले। तो इसलिए आपको एक तो मालूम रहना चाहिए कि मेडिकल हिस्ट्री बराबर लेनी है, और दूसरा ने कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा है वो पूछ के उसके हिसाब से उसको हाईलाइट करना है, ताकि आगे जाके ऐसा ना हो कि ये ट्रीटमेंट तो मिस हो गई और फिर प्रेगनेंसी रह गई, और प्रेगनेंसी में डायबिटीज की गोली, जो गोली प्रेगनेंसी में नहीं चलती, वो ले रही थी और उसके कारण अबॉर्शन करना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी इसी वजह से कभी कभी बीपी की गोली में भी प्रॉब्लम आता है। तो बीपी की कोई स्पेसिफिक गोलियां रहती है जो प्रेगनेंसी में ज्यादा अच्छे काम करती है। तो ये सब चीजें पता रहेगी, तो आप इसके ऊपर ट्रीटमेंट, आप उसके लिए उसको आप हाईलाइट भी कर सकोगे, और आपके डॉक्टर को भी आप बता सकोगे कि मैडम या सर, ये जो ये गोली ले रही है, मुझे लगता है कि ये गोली बराबर नहीं है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो ये आपको नॉलेज होगा, तो आप आगे भी उस नॉलेज को स्प्रेड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है चैतन्य इधर, बार बार एम्ब्रियो ट्रांसफर करके भी साइकिल्स फेल हुआ तो रीजन क्या हो सकता है? हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो पेशेंट्स रहते हैं उसको रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर के पेशेंट्स बोलते हैं। और रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर जो है, ऐसे पेशेंट्स को आपको अलग कैटेगरी में रखना है। क्यों अलग कैटेगरी में रखना है? क्योंकि आपको उनके लिए कुछ तो अलग करना पड़ेगा। यदि आप जैसे पेशेंट आई, उसका हमने आईवीएफ किया, आईवीएफ में हमने पिकअप किया, एम्ब्रियो बनाए, ट्रांसफर किए या फ्रीज किए, ट्रांसफर किए, जो रूटीनली करते हैं वो सब किया। अब ये सब करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, पेशेंट 4 बार आईवीएफ कर चुका है, वो थक गया है, वो हार चुका है, और ऐसे इसमें वो डिप्रेस होके जब आपके पास आता है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि इसके डेप्थ में जाना पड़ेगा, इसकी डिटेल में जाना पड़ेगा, स्पेशल टेस्ट करनी पड़ेगी, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। वो ट्रीटमेंट ऑफकोर्स आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे, लेकिन आपको दो चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। एक तो उनके लिए आपको ज्यादा अच्छे से हिस्ट्री लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी हिस्ट्री, जैसे ट्रीटमेंट हिस्ट्री जो मैंने बताई, वो ट्रीटमेंट हिस्ट्री आपको अच्छे से लेनी पड़ेगी, ताकि आपके हिस्ट्री से ही पता चलेगा कि उसकी जो साइकिल थी, उसमें उसने इंजेक्शन कौन से लगाए थे, उसका डोज कितना लगाया था, फिर उसने कौन से प्रकार की ट्रीटमेंट की थी। यदि उसने फ्रेश ट्रांसफर किया है, तो कहीं फ्रेश ट्रांसफर की वजह से तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो ये सब चीजें यदि आप अच्छे से उसको मेंशन करो हिस्ट्री में, तो आपके डॉक्टर के लिए भी उसमें सुविधा होगी, और वो अच्छे से आगे की ट्रीटमेंट प्लान कर सकेंगे। तो रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर के पेशेंट्स को आपको और ज्यादा अच्छे से हैंडल करना है, और उनको ज्यादा टाइम देना है, और उनकी हिस्ट्री अच्छे से लेना है,
और कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट उनको करनी पड़ेगी, ये भी उनको बताना है, और वो ट्रीटमेंट करने से शायद उनको प्रेगनेंसी भी रह जाए। या आई थिंक चैतन्य आप बहुत ही अच्छे तरफ से हाईलाइट किए हैं। रूटीन मतलब जनरल नर्सेस जो रहते हैं और आईवीएफ नर्सेस में फर्क क्या रहता है, बिकॉज आईवीएफ नर्सेस आर फोकस्ड टोटली ऑन वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट, इसीलिए उन्होंने बहुत सारा स्पेशलाइजेशन, मतलब उनको स्पेशलिस्ट नर्सेस बता सकते हैं। उनका नॉलेज बहुत सारा रहता है, बहुत सभी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं रहे तो भी फर्टिलिटी के बारे में इन डेप्थ नॉलेज रहता है। बहुत अच्छा सो डॉक्टर। वो आईवीएफ यूनिट का दे आर लाइक बैकबोन्स। सो इसीलिए उनको मन लगा के हिस्ट्री लेना, पेशेंट का असेसमेंट करना, वो बहुत ही वैल्यूएबल एसेट है यूनिट के लिए, क्योंकि उन्होंने उनका पूरा ट्रीटमेंट का दिशा डिसाइड कर सकते हैं, और डॉक्टर को असिस्ट कर सकते हैं इसमें, आईवीएफ स्पेशलिस्ट को असिस्ट कर सकते हैं। सो दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे आर वेरी एम्पावर्ड पीपल, मतलब उनको यस, बहुत सारा पावर है, और वो जब ज्यादा पावर रहता है उसके साथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी आते हैं, और वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे तरफ से निभाना पड़ता है। एग्जैक्टली। सो आई थिंक योर whole session has highlighted this very beautifully. और एक क्वेश्चन है, किसी को एक बेबी है तो बाद में प्रेगनेंसी रहने के लिए प्रॉब्लम आ रहे हैं तो, और हम एचएसजी या बाकी कोई टेस्ट एडवाइस किए तो वो पूछते ये सभी करने का जरूरत है क्या बता के। सो व्हाट शुड वी से फॉर दैट, इन्वेस्टिगेशंस क्यों जरूरत पड़ते हैं, ऐसे उन्होंने पूछे तो। बिल्कुल बिल्कुल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी इंफर्टिलिटी। अभी देखो, इंफर्टिलिटी दो प्रकार की रहती है, प्राइमरी इंफर्टिलिटी और सेकेंडरी इंफर्टिलिटी। सेकेंडरी इंफर्टिलिटी में किसी किसी को एक बच्चा रहता है और उसको सेकंड बेबी के लिए दिक्कत जाती है। और मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ लोग हम लोग किसी किसी को, जैसे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि अरे ये सब चक्रव्यूह में मत फंसो, आपको यदि एक बच्चा है, भगवान ने जो दिया है वो अच्छा दिया है, आप कोई टेंशन मत लो, खुश रहो और ज्यादा कुछ मत करो। लेकिन पेशेंट्स का वैसे नहीं रहता, कुछ पेशेंट इतने डेस्परेट हो जाते हैं, सेकंड बेबी के लिए भी बहुत डेस्परेट हो जाते हैं, और हमने देखा है कि सेकंड बेबी के लिए वो सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उनको सोल्यूशन देना है। और अल्टीमेटली सोल्यूशन क्या देना है, टेस्ट करके देना है, क्योंकि आप जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे, हो सकता है शायद उसका डिलीवरी हो, डिलीवरी के बाद उसको कोई इन्फेक्शन हुआ हो और उसकी ट्यूब ब्लॉक हुई हो सकता है उसके बाद उसका एक आधा एबॉर्शन हुआ हो, उसके कारण उसकी ट्यूब ब्लॉक हुई हो सकता है उसका उस वक्त सब अच्छा था, लेकिन जैसे उसकी एज बढ़ रही है तो उसका ओवरीज बराबर काम नहीं कर रही है। हो सकता है कि उसका हस्बैंड का स्पर्म काउंट उस वक्त अच्छा हो, लेकिन 4 साल के बाद उसकी उम्र बढ़ गई है, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है, या वो बहुत दारू पीने लगा है, या बहुत स्मोकिंग करने लगा है सडनली, तो उसका स्पर्म काउंट कम हो गया हो। तो इसके लिए सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में भी सब टेस्ट करना जरूरी हो जाता है। सिर्फ इतना ही है कि आप थोड़ा सा वक्त ले सकते हो, जैसे आप पेशेंट को बोल सकते हो कि चलो भाई तुम्हारे को एक बेटा बेटी है, तो आप इतना टेंशन मत लो, पहले सिंपल ट्रीटमेंट करके देखते हैं, कुछ वक्त दो उनको, ताकि हो सकता है कि इस वक्त में इस पीरियड में उनको प्रेगनेंसी रह जाए। लेकिन यदि नहीं रहती है प्रेगनेंसी, तो टेस्ट करनी ही पड़ती है, क्योंकि बिना टेस्ट के हम आगे नहीं जा सकते। यदि हम लोग, देखो अंधेरे में तीर मारने वाली बात हो जाती है, यदि हम अंधेरे में तीर मारो तो एक आध बार तीर लग जाएगा, लेकिन हमेशा तो नहीं लगेगा। इसलिए अंधेरे में तीर नहीं मार सकते, हमको टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके उसको सॉल्यूशन मिलेगा और उसको प्रेगनेंसी रहेगी। तो और एक क्वेश्चन है चैतन्य, मेल पेशेंट को अगर फाइमोसिस है तो उसके वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं रहती क्या, उसके वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकता है क्या? ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस अच्छे भी है क्योंकि आपने ये केसेस देखी होंगी कहीं तो भी, इसलिए आप ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो ऐसा है कि जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम लोग, और ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि आपने मेल पार्टनर के बारे में क्वेश्चन पूछा। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि आईवीएफ सेंटर्स में बहुत बार हम लोग मेल पार्टनर की तरफ ध्यान ही नहीं देते, और आपको ये जो आपका अप्रोच है वो बदलना जरूरी है, क्योंकि आजकल 50% से ज्यादा केसेस में मेल फैक्टर ही प्रेगनेंसी नहीं रहने का मेन कारण रहता है। ऑलिगोस्पर्मिया, स्पर्म काउंट कम होना, या नील स्पर्म काउंट होना, ये सब चीजें आम हो गई है, इसलिए आपको ये सब करना जरूरी है। अभी जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा फाइमोसिस के कारण होता है क्या, तो कैसा है कि इसमें स्पेशलिटी क्लिनिक्स रहते हैं, जैसे हम गायनेकोलॉजिस्ट हैं,
और आप जहाँ काम कर रहे हो आप गायनी के क्लिनिक में काम करते हो। तो आईवीएफ के डॉक्टर के पास जब हम काम करते हैं तो आपने यदि देखा होगा तो आजकल आईवीएफ के क्लिनिक में एक एंड्रोलॉजिस्ट का रहना जरूरी है। वो एंड्रोलॉजिस्ट वहां रहने की जरूरत नहीं है, वो ऑन कॉल भी रह सकता है। और एंड्रोलॉजिस्ट का उन्होंने टीम में जिक्र किया है, जैसे एक नर्स जरूरी है, एक डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट जरूरी है, एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट जरूरी है, वैसे एक एंड्रोलॉजिस्ट भी जरूरी है। अब ये एंड्रोलॉजिस्ट का कोर्स उन्होंने क्यों किया है? उनका कहना है कि आपका एंड्रोलॉजिस्ट ऑन कॉल रहा तो भी चलता, उसका क्लिनिक कहीं दूसरी जगह है, लेकिन आप उसके पास पेशेंट को भेजो, क्योंकि मेल का पार्टनर का जो ट्रीटमेंट है वो हमको काफी बार मालूम नहीं रहता। तो फाइमोसिस से भी प्रॉब्लम हो सकता है, जरूर हो सकता है, और उसके लिए ऑपरेशंस भी रहते हैं। तो आपको उसका ओपिनियन लेने के लिए यूरोलॉजिस्ट के पास पेशेंट को भेजना पड़ेगा। यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट जो रहते हैं वो इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, हल निकालते हैं। तो और एक क्वेश्चन है सर या गुड इवनिंग सर, मैं नगर नगर रोड सह्याद्री से बोल रही हूँ, नम्रता सिस्टर। तो हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम बोलते प्राइमरी सेकेंडरी आपने एक्सप्लेन किया, जब पेशेंट का यूपीटी पॉजिटिव आता है लेकिन बीटा एसजी या फिर सैक नहीं दिखता, तो हम उनको प्राइमरी में करें कि केमिकल प्रेगनेंसी को उनको प्राइमरी में काउंट करें या सेकेंडरी में? वो बहुत बड़ा कंफ्यूजन। ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं आपको बताता हूँ। एक स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम मतलब एक ऐसा पूरा प्रॉब्लम का, एक समस्या का एक पूरा दौर है जो शुरू होता है प्रेगनेंसी नहीं रहने से। पहले प्रेगनेंसी रहती नहीं है, फिर दूसरा स्टेप होता है प्रेगनेंसी रहती है, इम्प्लांटेशन होता है, लेकिन प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं आती, मतलब इम्प्लांटेशन होके निकल जाता है। तीसरा प्रॉब्लम रहता है इम्प्लांटेशन होता है लेकिन वो तुरंत निकल जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल प्रेगनेंसी। फिर चौथा प्रॉब्लम रहता है हार्ट बीट आते हैं, आते ही नहीं है लेकिन सैक दिखती है। फिर पांचवा प्रॉब्लम है हार्ट बीट आते हैं लेकिन एबॉर्शन होते हैं। फिर उसके बाद में आपने देखा होगा कभी कभी छठवें महीने में सातवें महीने में आईयूडी हो जाता है। फिर उसके बाद में आपने देखा होगा कभी कभी एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा होता है। काफी बार ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। मतलब अपना पेशेंट का नसीब यदि खराब होगा तो वो प्रेगनेंसी होगी लेकिन वो मॉलिकुलर लेवल पे दिख रही हो रही है, हमको दिखती नहीं है। हमको लगता है कि पेशेंट प्रेग्नेंट ही नहीं है, लेकिन शायद वो प्रेगनेंसी हो रही है लेकिन वो अटैच नहीं हो रही है। फिर उसके बाद प्रेगनेंसी आती है लेकिन वो इतनी छोटी रहती है, उसको बोलते हैं लिटिल बिट प्रेग्नेंट। क्या बोलते हैं? लिटिल बिट प्रेग्नेंट। यानी प्रेगनेंसी वो पेशेंट बताते हैं सर यूरिन टेस्ट पॉझिटिव्ह आली पण थोड्या वेळाने 2 दिवसांनी पिरियड येऊन गेला। किंवा वो बोलते हैं कि सर हम लोग गए डॉक्टर के पास तो हमको कुछ दिखा नहीं और पीरियड अपने आप आ गया। तो ये स्पेक्ट्रम है, और ये स्पेक्ट्रम में बायोकेमिकल प्रेगनेंसी का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है और इसको आपको कंसिडर करना ही है, और उसके लिए भी सॉल्यूशन निकालना है, तो उसको आप प्रेगनेंसी का ही पार्ट समझना चाहिए। सो ऐसे बायोकेमिकल प्रेगनेंसी है तो वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी ऐसे यस, सोच सेकेंड। हाँ, प्रूवन है तो मतलब कभी कभी मुझे एक ही चीज ऐड करना है, सिर्फ यूपीटी पे डिपेंड नहीं होना क्योंकि वो फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है। सो एग्जैक्टली। ये हैव डन सीरम बीटा एचसीजी और वो पॉजिटिव आके बाद में नेगेटिव हुआ तो वो जरूर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी ऐसे सोचना चाहिए। स्टैंड पे नहीं है। चैतन्य और एक क्वेश्चन है इधर। हाँ, हाँ, अम, स्टँड काही पण घेऊन ये पेशंट ना. हा हा एएमएच टेस्ट एकपेक्षा जास्त असते, पण यूएसजी मध्ये एएफसी नाही दिसत। हा, खूपच महत्वाचा प्रश्न आहे हा। आणि मला तर वाटतं तुमचे नॉलेज, तुमच्या प्रश्नांवरनं मग तुमचं नॉलेज दिसत आहे। तुम्ही इतके स्पेसिफिक आणि इतके चांगले प्रश्न विचारता आहात की या प्रश्नावरनं कळतं की तुम्ही किती चांगला काम करता आहात, आणि तुमचं नॉलेज किती सुंदर आहे। तर एएमएच आणि एएफसी या दोन गोष्टी या एक दुसऱ्याशी लिंक आहे। एएफसी म्हणजे अँट्र फॉलिकल काउंट, म्हणजे सोनोग्राफीमध्ये अंडे कशी दिसून राहिले किंवा अँट्र फॉलिकल्स किती दिसून राहिले। आणि एएमएच म्हणजे ब्लड टेस्ट, ज्याच्यावरनं कळते की ओव्हरियन रिझर्व किती आहे। या दोन टेस्टला एस्ट्रेच्या गाईडलाईन्सने सगळ्यात जास्त महत्वाचे टेस्ट सांगितले आहेत, एएमएच आणि एएफसी। पण एएमएच जे आहे ते लॅब टेस्ट आहे, लॅब टेस्ट असल्यामुळे पुष्कळदा ती टेस्ट लॅब टू लॅब व्हेरिएशन असू शकते, आणि पुष्कळदा लोकांचं म्हणणं आहे की ती गलत रॉंग रिपोर्टिंग पण असू शकते। म्हणून जेव्हा तुम्हाला प्रॉब्लेम आहे तेव्हा तुम्ही तुमच्या डोळ्यांवर विश्वास ठेवा। तुम्ही जेव्हा तुमचे डॉक्टर जे असतात, समजा तुमचे डॉक्टर एकदम सिनियर डॉक्टर आहेत, खूप एक्सपर्ट आहेत, त्यांनी पाहिलं आणि त्यांनी म्हटलं की अरे एएफसी कमी आहे, तर मग एएफसी ला जास्त महत्व द्या, क्योंकि खुद की आंखों पर भरोसा रखो। खुद की आंखें जो आपको बताएगी वो सबसे सही होगा।
और एएमएच को और एएफसी और एएमएच में यदि डिस्पैरिटी है, यदि आपको लग रहा है कि एएफसी तो बहुत कम है लेकिन एएमएच अच्छा दिख रहा है, तो आप दूसरी लैब से एएमएच को क्रॉस चेक कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो लैब में या सैंपल देने में कोई प्रॉब्लम आया हो, इसलिए वो रिपोर्ट गलत मिल रहा है। क्योंकि एएमएच में अक्सर ऐसा होता है, इसलिए एएमएच की टेस्ट इंपॉर्टेंट कही जाती है, क्योंकि काफी लैब में एएमएच की रिपोर्ट गलत भी आ सकती है। इसलिए लैब टू लैब वेरिएशन होता है। एएमएच सेंसिटिव टेस्ट है, आजकल वो टेस्ट काफी अच्छे से होने लगी है, लेकिन फिर भी कई लोगों का कहना है कि एएमएच में कभी कभी गलतियां होती है। इसीलिए मैं हमेशा आपको बताऊंगा कि आपके डॉक्टर के आंखों पर आप विश्वास रखो, खुद के आंखों पर विश्वास रखो। मेरे साथ काम करते करते मेरे नर्सेस भी इतने ट्रेन होती है, आप भी ऐसे ही हुए होंगे कि आपको सब समझता है। तो आपको यदि लग रहा है एएफसी कम है, तो इसका मतलब है एएफसी कम है। तो और एक क्वेश्चन है चैतन्य, हिस्ट्रोस्कोपी करने के बाद अगर ट्यूब ब्लॉक हो तो आईवीएफ कर सकते हैं क्या? सो आई थिंक द क्वेश्चन नीड्स टू बी रीफ्रेज्ड ए लिटिल। मतलब ट्यूब ब्लॉक डायग्नोज हुआ तो, क्योंकि हिस्ट्रोस्कोपी करने से तो ब्लॉक नहीं हो सकता है, हाँ तो ट्यूब हाँ ब्लॉक डायग्नोज हुआ तो आईवीएफ कर हाँ, सकते हैं। गायत्री गायकवाड़ का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ट्यूब, मैंने जैसे आपको हिस्ट्री पता है, तो हिस्ट्री में मैंने क्या बताया था, सबसे पहली जो आईवीएफ की बेटी हुई लुई ब्राउन, वो ट्यूब ब्लॉक के केस में हुई थी। मतलब ट्यूब ब्लॉक ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है आईवीएफ का। यदि आप आईवीएफ के कैसा होता है ये, या आप यदि रिकलेक्ट करो, या मैंने पहले इसमें जो बताया था वो यदि आप फिर से सोचो, तो आपको पता चलेगा कि इधर से एग्स निकालते हैं, इधर से स्पर्म्स लेते हैं, एक डिश में उनको साथ में रखते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं या फिर इक्सी करते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं और एम्ब्रियो को डालते हैं यूट्रस के अंदर। मतलब ट्यूब को हम लोग बाईपास करते हैं, मतलब ट्यूब का कोई काम ही नहीं है, ट्यूब को हमने बाईपास कर दिया। तो ट्यूब ब्लॉक के केसेस के लिए आईवीएफ ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये एकमात्र ऑप्शन नहीं है। काफी लोग आपको बोलेंगे अरे ट्यूब ब्लॉक है तो आप आईवीएफ क्यों कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि हर ट्यूब ब्लॉक में आईवीएफ करना चाहिए। ट्यूब ब्लॉक को आप खोलने की कोशिश भी कर सकते हो। उसके लिए दो प्रकार की ट्रीटमेंट रहती है, एक एफटीआर जिसमें रेडियोलॉजिस्ट एक्सरे के द्वारा ट्यूब को खोलते हैं, और दूसरा है लैप्रोस्कोपिक ट्यूबल कैनुलेशन, जिसमें आपने जैसे हिस्टोस्कोपी का जिक्र किया, तो हिस्टोस्कोपी में सिर्फ थैली अंदर से देखते हैं, लैप्रोस्कोपी में थैली ऊपर से भी देखते हैं, बाहर से भी देखते हैं, अंदर से भी देखते हैं, और साथ में कैनुलेशन भी कर सकते हैं ताकि ट्यूब ब्लॉक ओपन हो। तो छोटा छोटा ब्लॉक रहा तो वो ओपन होके पेशेंट को प्रेगनेंसी रह सकती है। इसलिए ट्यूब ब्लॉक मतलब आईवीएफ ऐसा नहीं है, लेकिन ट्यूब ब्लॉक ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है आईवीएफ का। पहले आप ट्यूब ब्लॉक को ओपन करने की कोशिश करो। यदि ट्यूब पूरी तरह से ब्लॉक है और वो ओपन नहीं हो रही है, तो ऑफ कोर्स आपके लिए फिर आईवीएफ का एक बहुत अच्छा विकल्प है। देर आर अनदर 4 to 5 क्वेश्चन, सो ये थोड़ा सा रैपिड फायर करना पड़ेगा। हाँ, फास्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपके पास सिर्फ 5 मिनट है अभी, हाँ और हाँ। 4 बच्चे तो सो गए। जेनेटिक टेस्ट कब करना है? जेनेटिक टेस्ट का जो ये है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि जेनेटिक्स जो है ये हमारा भी विषय नहीं है। लेकिन आपको ये बात मालूम रहनी चाहिए कि जेनेटिक टेस्ट कब करनी है। जैसे पेशेंट को रिकरेंट एबॉर्शन हो रहे, बार बार एबॉर्शन हो रहे, यदि बार बार पेशेंट को कोई तो भी डिफेक्टिव बच्चा हो रहा है, किसी को कभी हार्ट में छेद है या कुछ और प्रॉब्लम है जो बार बार हो रहे हैं, यदि घर में किसी को मेटल रिटार्डेशन की हिस्ट्री है, यदि पेशेंट का कंsanguineous मैरिज में आपको मैंने कंsanguineous मैरिज के बारे में बताया, आपको याद है, जैसे शादियां रिश्ते में हो रही है और उसके वजह से अबॉर्शन या बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन हो रहा है, यदि पेशेंट को प्रेगनेंसी रुक ही नहीं रही है, तो भी आप जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं। वो भी एक इंडिकेशन है कि जेनेटिक टेस्टिंग आजकल काफी ज्यादा मात्रा में होने लगी है, क्योंकि उससे अंदर की प्रॉब्लम क्या है, डीएनए की प्रॉब्लम क्या है, या जेनेटिक्स की प्रॉब्लम क्या है, क्रोमोसोम की प्रॉब्लम क्या है, ये आपको पता चलती है। और हो सकता है शायद कभी कभी इतनी प्रॉब्लम सीरियस हो कि डोनर के एग्स लेने पड़े या डोनर के स्पर्म्स भी लेने पड़ सकते हैं, इसलिए जेनेटिक टेस्टिंग जरूरी भी हो गई है। तो बीटा एचसीजी लेवल्स कितना होना चाहिए गुड प्रेगनेंसी, ऐसे बताने के लिए? ऐसा नहीं रहता। देखो, बीटा एचसीजी लेवल गुड प्रेगनेंसी आपको नहीं बताएंगी, आपको सीरियल बीटा एचसीजी लेवल बताएंगी गुड प्रेगनेंसी क्या है। इसका मतलब जान लीजिए, यदि पेशेंट आई, आप बीटा एचसीजी की रिपोर्ट देखो, उसमें क्या लिखा रहता, 20 के ऊपर 5 के नीचे निगेटिव, 5 से 20, ये 20 के ऊपर पॉजिटिव, 50 के ऊपर पॉजिटिव, इतने वीक्स में इतना रहना चाहिए, इतने वीक्स में इतना रहना चाहिए, वो सब लिखा रहता है उसमें, वो आप देख सकते हो। लेकिन बीटा एचसीजी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डबलिंग ऑफ बीटा एचसीजी, और वही आपको जानकारी देती है कि प्रेगनेंसी अच्छी है कि नहीं है। जैसे आप समझ लो, आज आपने बीटा एचसीजी किया और समझ लो वो 50 आया, तो आपको क्या करना है, 48 आवर्स के बाद डबल बीटा एचसीजी रिपीट करना है।
और 48 आवर्स के बाद यदि 50 का 100 हुआ, 1.6 टाइम्स भी बढ़ा या 2 टाइम्स बढ़ा, तो प्रेगनेंसी अच्छे से प्रेगनेंसी बढ़ रही है, इसका ये सीधा सीधा मतलब होता है। तो जानने की कोशिश करो कि बीटा एसटीजी का सिंगल वैल्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने बीटा एसटीजी के सीरियल वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। और यदि 48 आवर्स में बीटा एसटीजी डबल होता है तो समझ लेना कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। ठीक है। तो और एक बीटा एचसीजी के बारे में क्वेश्चन है, पॉजिटिव आया बाद में नेगेटिव हुआ, आई थिंक वो एड्रेस किए हैं आपने, हाँ, सो आई स्किप दैट क्वेश्चन। I think प्रेगनेंसी रहने के बाद काउंसलिंग कैसे करना चाहिए, डाइट, ट्रैवल और इंटरकोर्स के बाद? ये तो काउंसलिंग अलग हो गया, क्योंकि ये प्रेगनेंसी हाँ, की काउंसलिंग है जो अपन ने, ये जो आप सबको मालूम भी है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी स्किप कर सकते हैं शायद बाद में या अपन। युनिकॉर्पोरेट यूट्रस असेल तर पेशंटला कोणते ट्रीटमेंट योग्य राहील? आययुआय की आयव्हीएफ, हाँ, युनिकॉर्नेट पेशंटचं ट्रीटमेंट डिपेंड करते, असं नाही आहे की युनिकॉर्नेट पेशंटला आयव्हीएफच करायला पाहिजे. युनिकॉर्नेट युट्रस हे आयव्हीएफचं इंडिकेशन नाही आहे. पेशंटला युनिकॉर्न युट्रसमध्ये बेसिकली पेशंटचं युट्रस मोठं करणं जरुरी आहे. कधी कधी त्याच्याकरता लॅटरल मेट्रोप्लास्टी नावाचं ऑपरेशन करतात, युट्रसचा साईज मोठा करतात आणि त्याच्यानंतर आयव्हीएफ करायचं की आयव्हीआय करायचं हे युनिकॉर्नेट युट्रसवर डिपेंड करत नाही, ते डिपेंड करतं बाकीच्या फॅक्टर्सवर. युनिकॉर्नेट युट्रसची ट्रीटमेंट करणं आवश्यक आहे. तर एक क्वेश्चन होतं. हॅलो. हा, बोला या बोला. हा अरे सर, सर काही वेळेस बीटा एसीजी पॉझिटिव्ह येते, हो. पण बीटा एसीजी पॉझिटिव्ह आल्याच्या नंतर ना परत ती सारखी सारखी पण वाढत असते. पण कधी कधी पेशंटला ब्लिडिंग पण होतं आणि जर आपण ती सोनोग्राफी केलं आणि ती सोनोग्राफी केल्याच्या नंतर त्या बीटा म्हणजे सॅट पण दिसत नाही, पण बीटा एसीजीची व्हॅल्यू पण वाढत असते. मग हो. अशा सिच्युएशन मध्ये काय करू शकतो आपण? हा हा प्रश्न खूप महत्वाचा आहे. याला प्रेग्नन्सी ऑफ अननोन लोकेशन म्हणतात. प्रेग्नन्सी ऑफ अननोन लोकेशन म्हणजे प्रेग्नन्सी आहे पण ती कुठे आहे ते समजत नाहीये, आणि त्या पेशंटमध्ये तुम्हाला खूपच केअरफुल राहायला पाहिजे, कारण या पेशंटमध्ये एक्टोपिक प्रेग्नन्सी असायची पण शक्यता असू शकते. आणि म्हणून तुम्हाला खूप विजिलंट राहायला पाहिजे, खूप केअरफुल राहायला पाहिजे, आणि त्यांचं सतत चेकअप करायला पाहिजे. त्यांना सांगायला पाहिजे की काही प्रॉब्लेम झाला, चक्कर आली, काही झालं, ताबडतोब डॉक्टरकडे या, किंवा तुम्ही अशा वेळेस पेशंटला 2 दिवसाकरता ऍडमिट पण करू शकता. तो देयर इज वन सबसिक्वेंट क्वेश्चन ट्यूब ब्लॉक के बारे में. तो टीएल केलेली असलं तरी प्रेग्नेंट होऊ शकतात? येस, आयव्हीएफ ने होऊ शकतं. हो. वन इम्पॉर्टंट क्वेश्चन चैतन्य, हो. अब एज अबाव 40 ट्विन प्रेग्नेंसी कंटिन्यू का होत नाही? आता असं झालेलं आहे की आजकाल लोक म्हणतात की ट्विन्स प्रेग्नन्सी राहणं ही चांगली गोष्ट नाहीये. म्हणजे काय की तुम्ही आता जास्तीत जास्त आयव्हीएफ, आपल्याकडे कसं असतं, लोकांना वाटतं की एक पे एक फ्री, डबल 2 झाले तर चांगलं आहे, पण ते रॉंग आहे. इनफॅक्ट आता असं झालेलं आहे की सिंगल एम्ब्रिओ असायला पाहिजे आणि सिंगल प्रेग्नन्सी राहायला पाहिजे, ती सगळ्यात बेस्ट आहे. आणि पुष्कळशा फॉरेन कंट्रीजमध्ये, जसं इंग्लंडमध्ये, स्कॅन्डिनेव्हियन कंट्रीजमध्ये त्यांनी रूल काढला आहे की फक्त एकच एम्ब्रिओ ट्रान्सफर करायचा, 2 एम्ब्रिओ ट्रान्सफर करणं अलाउड नाहीये. का बरं अलाउड नाहीये? कारण ट्विन्स, जसं तुम्ही विचार सांगितलं, ट्विन्समध्ये खूप सारे कॉम्प्लिकेशन्स होतात. ट्विन्समध्ये अबॉर्शन्स होतात, ट्विन्समध्ये प्रीटर्म डिलिव्हरी होते, ट्विन्समध्ये बीपी खूप वाढतं, ट्विन्समध्ये पेशंटला लवकर डिलिव्हर करावं लागतं, मग त्यांना एनआयसीयू मध्ये बेबीला शिफ्ट करावं लागतं, मग एनआयसीयूचं बिल वाढतं, पेशंट फ्रस्ट्रेट होऊन जातात. आणि म्हणून शक्यतो ट्विन्स नाही राहिले तर जास्त चांगलं आहे. त्याच्यामुळे आता नवीन कन्सेप्ट प्रमाणे ट्विन्स राहणं ही चांगली गोष्ट नाही आहे. उलट ट्विन्स नको राहायला म्हणून प्रयत्न करायला पाहिजे, आणि सिंगल एम्ब्रिओ आणि सिंगल प्रेग्नन्सी सगळ्यात बेस्ट प्रेग्नन्सी असते. तो आईवीएफ प्रेगनेंसी होने के बाद एक्टोपिक होने का कारण क्या रहता है? हा, आयव्हीएफ मध्ये एक्टोपिक पुष्कळ जास्त होतात, ही गोष्ट खरी. त्याच्यामध्ये 2-3 कारणं महत्वाचे सांगितले आहेत. कधी कधी तुम्ही ट्रान्सफर करताना जर ट्रान्सफर मध्ये थोडंसं फास्ट ट्रान्सफर झालं असं म्हणतात की ट्रान्सफर टेक्निकमध्ये, पण त्याचा इतकं काही विशेष हे नाहीये. दुसरं गोष्ट, लोक म्हणतात की आयव्हीएफ मध्ये कधी कधी युट्रसचा साईज जर छोटा असेल तर छोट्या साईज मध्ये पुष्कळदा जो गर्भ असतो तो गर्भपिशवीमध्ये न जाता ट्यूबमध्ये जातो. तिसरी गोष्ट म्हणजे जेव्हा लायनिंग चांगलं नसतं, गर्भपिशवीची लायनिंग जर खराब असेल तरी पण पुष्कळदा गर्भ जो आहे तो गर्भपिशवीमध्ये न चिपकता ट्यूबमध्ये जाऊन चिपकतो, कारण त्याला असं वाटते की लायनिंग चांगला नाही आणि त्याला ट्यूबचं लायनिंग जास्त चांगलं वाटते. तर गर्भ काय करतो, तो शोधत असतो चांगला लायनिंग कुठे आहे. तर छोटी युट्रसमध्ये किंवा लायनिंग खराब असेल तर, किंवा ट्रान्सफरमध्ये जर काही रॅपिडली ट्रान्सफर केलं गेलं किंवा वरच्या भागात ट्रान्सफर केलं गेलं तर तो गर्भ फिरत 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 जाऊन ट्यूबमध्ये जातो. म्हणून आयव्हीएफ मध्ये ट्यूबचे प्रेग्नन्सीचे चान्सेस थोडे जास्त असतात. हाँ, पण आई थिंक वन मोर थिंग इज, जैसे हम अल्ट्रासाउंड यूज करके अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस कर रहे हैं,
वैसे उसका इंसिडेंस भी कम हो कम रहा हो है. रहा एक्झॅक्टली. आता Last कमी झालं. question, I think, is pregnancy possible with low AMH? येस, बिलकुल. आणि हा तर सगळ्यात सिरियस प्रॉब्लेम झालेला आहे आजकाल. ज्याला पाहाल त्याचं AMH लो असते. 32 वय झालं, आता तर 30च्या खालच्या पेशंट मुलींचं पण AMH लो यायला लागलाय. त्याच्यामुळे मी तुम्हाला सांगेल, तुम्ही लोक सगळे IVFच्या नर्सेस आहात, तुमचं एक महत्वाचं तुम्हाला काम मी देतो आज, आणि हा आजचा संदेश आहे किंवा आजचा टेक होम मेसेज आहे, की तुम्ही तुमच्या आजूबाजूला सोसायटीमध्ये जितक्या मुली असतील त्या मुलींना सांगा की कृपा करून 30च्या आतमध्ये लग्न करा. कारण आजकाल फॅशन झाली आहे उशिरा लग्न करण्याची, आणि 30च्या आतमध्ये एक बाळ व्हायलाच पाहिजे. कारण आजकाल स्पेशली इंडियामध्ये आणि एशियन कंट्रीजमध्ये AMHचं प्रमाण खूप लो असलेलं आढळतं. लो AMH झालं की पुष्कळदा काहीच करता येत नाही. पण असं नाही आहे की लो AMH मध्ये प्रेग्नन्सी राहत नाही. उलट तुम्हाला अशा पेशंटला धीर द्यायचा आहे. त्यांना सांगायचं आहे की घाबरू नका. 0.1 AMH वाले सुद्धा प्रेग्नंट राहतात, असं काही नाही आहे. फक्त एकच आहे की लो AMH झाला की ओव्हरीचा कॅपॅसिटी कमी होते, ओव्हरी रिझर्व कमी होतो, आणि मग चान्सेस ओव्हरी प्रेग्नन्सीचे कमी होतात. पण असं मुळीच नाही आहे की लो AMH वाले कन्सीव्ह होऊ शकत नाही. त्यांना धीर द्यायचं काम तुम्हाला करायचं आहे की लो AMH म्हणून घाबरून जाऊ नका. इनफॅक्ट कधी कधी आम्ही त्यांना म्हणतो की 1-2 महिने थांबा, तुम्हाला नॅचरली प्रेग्नन्सी पण राहू शकते, पण प्रयत्न करा तर प्रेग्नन्सी राहू शकते. लो AMH वाल्यांचा प्रॉब्लेम असा आहे की त्यांची ओव्हरीची क्षमता कमी होते आणि म्हणून त्यांची प्रेग्नन्सी राहायची शक्यता कमी असते, पण शून्य नसते. असं नाही की लो AMH वाल्यांना प्रेग्नन्सी राहत नाही. अगदी लो AMH वाल्यांना पण प्रेग्नन्सी राहू शकते, पण त्यांचं नशीब आहे, आणि तुमचं पण नशीब आहे, त्यांचं पण नशीब आहे. So, म्हणजे इन समरी ऐसे हम बता सकते हैं जिनका AMH लो रहता है वो अगर यंग है तो उनको ये बताना चाहिए आपको बहुत सारा वक्त नहीं है होने के लिए, इसीलिए प्रेगनेंसी के लिए जो करना जल्दी है वो करो. प्रायोरिटाइज करो. और पर जैसे एज बढ़ते हैं अबाउट 38, 39, 40 इयर्स, तब AMH कितना भी होने का चांसेस नेचुरली कम हो जाता है. एक्झॅक्टली. सो आय थिंक we I should think we can wind up, I think. 4:32. Yes. Yeah. So thank you so much. Thank you. Thank you, sir. चलो मिलते हैं अगले बुधवार को इस दोपहर को Yes. 3 हाँ, अगले बुधवार को सेम टाइम. सेम टाइम 3 PM. बाय बाय. Thank you, sir. थैंक यू सर. गौर साहब, आपको सबको पढ़ना भी है. अभी आप सीख रहे हो, साथ में कुछ किताबें भी पढ़ो, तो आपको नॉलेज आपका और अच्छा पक्का हो जाए, है ना. रीडिंग करो. चलो बाय. Bye. Bye, Chaitanya. Thank you. Thanks for an